सिगरेट भी पी रहे हैं, फैमिली हिस्ट्री भी है, खाने पीने में भी ध्यान नहीं, और एक्सरसाइज को तो आप छोड़ ही दें, क्योंकि जी थकावट बहुत है, गलत कैलोरीज, ये शुगर वाली कैलोरीज है, शुगर वाली हाँ, फ्रुक्टोज। तो इसलिए अगर आपने एक चीज़ करनी है तो वो डाइट है। जो चीज़ आपको अवॉइड करनी चाहिए दैट इज पिस्ताशियो एंड कैश्यू नट्स। आई लव हाँ, और ये सब कोई मसला है, जबकि अगर आप रूट ही नहीं आने देते तो आप एक्चुअली डिजीज को प्रिवेंट कर रहे हैं। डॉक्टर असद अकबर खान, कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड, थैंक यू। आपका क्या? सर, फॉर द फर्स्ट टाइम इन आवर शो हमने किसी जो है मेडिकल फील्ड से और स्पेशली कार्डियोलॉजी के से किसी को बुलाया, बिकॉज मैं रिसेंटली सोच रहा था कि यार दुनिया में सबसे ज़्यादा जो अमवात होती हैं, डेथ्स होती हैं, द किलर, द मेन किलर ऑफ यू कैन से द ह्यूमैनिटी ना समहाउ इज़ लाइक योर कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, राइट? तो थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ आवर शो सर। लेकिन बिफोर वी स्टार्ट ना, मुझे सर ये बताएं कि लाइक हु इज़ अ कार्डियोलॉजिस्ट एक्चुअली। हम हार्ट पे बात करेंगे और हम अक्सर जब जाते भी हैं हॉस्पिटल में तो वी सी कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट और कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना है। सो व्हाट्स दैट लाइक, व्हाट हु इज़ अ कार्डियोलॉजिस्ट एक्चुअली? हाँ अच्छा, अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, और इट्स एन ऑनर कि आप लोगों ने इनवाइट किया और बड़े पर्टिनेंट सब्जेक्ट्स पे हम बात करने के लिए इनवाइट किया। तो कार्डियोलॉजी एक्चुअली इज़ जस्ट स्टडी ऑफ द हार्ट, और जो एक्चुअल नाम है इस पूरी फील्ड का वो कार्डियोवैस्कुलर मेडिसिन है, कि हार्ट और वेसल्स जो दिल और रगें हैं, जो खून जिस्म में एक डायरेक्शन दूसरी डायरेक्शन में ले जा रही हैं, उनकी जो स्टडी है या जो मेडिसिन की ब्रांच उनको रिलेटेड है, उसको कार्डियोवैस्कुलर मेडिसिन कहते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट पर से एसेंशली एक ऐसा डॉक्टर है जो कि इस फील्ड में स्पेशलाइज करता है। जो हम हॉस्पिटल में जाके कहते हैं कार्डियोलॉजी, तो अमूमन उसको दिल के मसले के तौर पे लिया जाता है कि अगर आपको दिल में किसी भी किस्म का कोई मसला है तो कार्डियोलॉजिस्ट की तरफ आपको रेफ़र किया जाता है। सर, थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड समझने की मैं कोशिश करूँगा ना। तो यू हैव डन योर स्पेशलाइजेशन इन द हार्ट डिजीज़ एंड हार्ट मेडिसिन अगर कह लें हम, तो वेयर इफ़ आई वर टू आस्क यू, अगर हम बात करें ना, योर मेडिकल जर्नी स्टार्ट्स इन MBBS, राइट? तो MBBS सर आपने कहाँ से किया? अच्छा, मेरा MBBS किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर से था, विच आई डिड विद डिस्टिंक्शन। उसके बाद आई मूव टू इंग्लैंड। इंग्लैंड और आयरलैंड में मेरी बेसिक मेडिकल ट्रेनिंग हुई है और जनरल कार्डियोलॉजी की ट्रेनिंग हुई है। उसके बाद आई गॉट अ फुल स्कॉलरशिप टू एडवांस माई ट्रेनिंग इन कार्डियोलॉजी फ्रॉम हार्वर्ड। तो मैं आई मूव टू बॉस्टन, जहाँ पे मेरी 2 साल की हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से कार्डियक इमेजिंग में फेलोशिप थी। एंड देन आई मूव टू न्यूयॉर्क, वहाँ पे माउंट साइनाई स्कूल ऑफ मेडिसिन है। ये अमेरिका में जो इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी है, जिसका मतलब है कि वो कार्डियोलॉजी की वो फील्ड जिसके अंदर हम दिल की रगों में स्टेंटिंग या वैल्व्स को रिप्लेस करते हैं टांगों से जाके, उसके लिए दुनिया में सबसे बड़ा सेंटर माना जाता है। तो वहाँ पे मुझे 2 साल की फेलोशिप अवार्ड हुई, जिसमें 1 साल स्टेंटिंग की या इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी की थी फेलोशिप, एंड देन द सब्सिक्वेंट वाज इन स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़, जिसमें हम, जो कि पाकिस्तान में भी बड़ी रिलेटिवली न्यू है, उस पर भी हम आगे जाके बात करेंगे। हमने इस्लामाबाद में भी इंट्रोड्यूस किया है कि हम टांग से जाके दिल के वैल्व्स भी चेंज कर लेते हैं, जो कि प्रीवियसली सिर्फ सर्जरी के थ्रू ही हो सकते थे। एंड देन दे हायर्ड मी एज अ कंसल्टेंट। तो वहीं पे 2 साल से ज़्यादा मैंने काम किया है। अभी भी आई एम हायर्ड एज फैकल्टी एट माउंट साइनाई इन न्यूयॉर्क, और अब मैंने पाकिस्तान में शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल ज्वाइन किया है इन 2019, एंड सिंस देन आई हैव बीन इन पाकिस्तान। सर, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की अगर हम बात करें ना, तो इफ़ यू वर टू ब्रेक इट डाउन लाइक ग्लोबली अगर हम बात करें और फिर पाकिस्तान की अगर हम बात करें, वैसे दिल की कितनी बीमारियां हैं? हम सुनते हैं कि यार बस हार्ट अटैक हो गया, या इसकी शरियानों में जो है वो फ़ैट या कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया और रगें जो हैं तंग हो गई, जिसकी वजह से हार्ट को ज़्यादा पुश करना पड़ता है, ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से आपका BP शूट कर जाता है। इन अ नटशेल, लाइक हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ आर ऑल एग्जिस्ट? ठीक है, तो अगेन कार्डियो और वैस्कुलर, अगेन जैसे हमने बात की, कार्डियो तो दिल से रिलेटेड है और वैस्कुलर का मतलब है कि रगें। तो जो कार्डियो यानी दिल की बीमारी, उनको अगर आपने ब्रॉडली और आसान अल्फाज में डिस्क्राइब करना है तो वो 2 चीज़ों में आप डिवाइड कर सकते हैं। या एक जो स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं, यानी दिल के पट्टे के मसले या दिल के जो वैल्व्स होते हैं उनके मसले, और दूसरे जो मसले होते हैं वो दिल की रगों के मसले हैं या दिल की इलेक्ट्रिकल वायरिंग के मसले हैं। हमारे दिल के अंदर मैं मरीज़ों को समझाने के लिए कहता हूँ
कि एक पर्टिकुलर पॉइंट है जिसको आप समझ सकते हैं तरबेला डैम की तरह, जहाँ पे बिजली बन रही है और वहाँ से एक वायर के साथ वो एक कंजम्पशन सेंटर जिसको आप लेट्स से वापडा कह लें, जहाँ पे सप्लाई जहाँ सारी जाती है सारे पाकिस्तान से बिजली की बन के, और वहाँ से फिर पूरे दिल के अंदर बिजली डिस्पर्स होती है। तो इलेक्ट्रिकल वायरिंग और दिल की रगों के मसले को आप एक तरफ डिस्क्राइब कर सकते हैं और दूसरी तरफ दिल के पट्टे और दिल के वैल्व्स के मसले, जो कि एक को स्ट्रक्चरल इश्यूज़ कहते हैं, जो कि मेन स्ट्रक्चर जो दिल का पट्टा है उसमें मसला है, और दूसरा इंटरनल इश्यूज़ हैं, यानी आसान अल्फाज में और अगर समझ आए तो एक प्लम्बिंग के इश्यूज़ हैं और एक इलेक्ट्रिशियन के इश्यूज़ हैं। दिल की बीमारियां होती क्यों हैं, सबसे वजह क्या है इसकी? बिल्कुल, तो देखो दिल की बीमारियां कुछ तो जेनेटिक हैं, जिस तरह आप सुनते होंगे कि जी बच्चा जब पैदा हुआ तो उसके दिल में सुराख था या कोई वैल्व सख्त था, तो ये कुछ तो बीमारियां जेनेटिक हैं। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो कि किसी और बीमारी की वजह से लगती हैं, जैसे पाकिस्तान में जो बहुत कॉमन है वो रूमेटिक हार्ट डिजीज़ है, कि बचपन में आपको गले का बुखार होता है जिसकी वजह से वो जो जरासीम है वो आपके दिल के कुछ ख़ास हिस्सों के ऊपर परमानेंट असरात छोड़ता है, जो कि ओवर ईयर्स ख़राब होते हैं। जो अभी हम बात कर रहे थे कि मैंने एक पेशेंट को भी देखने भी जाना है, तो उनको भी यही मसला है कि उनके वैल्व के ऊपर कि एक और गले की बीमारी की वजह से जो कि बुखार होता है, और अमूमन जो हमारे पसमानदा इलाके हैं वहाँ पे एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल बड़ा कम है, वहाँ डिस्प्रिन या पैनाडोल ही दे दी जाती है। तो एंटीबायोटिक अगर वक्त पे इस्तेमाल ना की जाए तो वही जरासीम आपके दिल के पट्ठों को और दिल के वैल्व्स को मुतासर करता है, और ओवर द सब्सिक्वेंट 20-30 ईयर्स उसको मज़ीद से मज़ीद ख़राब करता जाता है। तो कुछ ये बीमारियाँ हैं। फिर तीसरे नंबर पे जिस पे बेसिकली आप आना चाह रहे हैं वो मसले हैं जो हमारी दिल की रगों के हैं, जिसको उर्फ़ आम में दिल का अटैक या दिल की रगों का बीमारी कहते हैं। तो वो चीज़ें, उसके तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं, जिसमें अगेन स्मोकिंग है, फैमिली हिस्ट्री है, कि अगर आपके दिल किसी फैमिली में किसी भी शख्स को फालिज का अटैक या दिल का दौरा पड़ा हुआ है 40 साल की उम्र से पहले, तो ये एक बड़ा क्लियर रिस्क फैक्टर है कि शायद आपके अंदर आपकी जीन्स में ये चीज़ एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ट्रांसफ़र हो रही है। जो आपने फैमिली हिस्ट्री की बात की कि 40 साल से कम, अगर 40 साल के बाद या 50 साल के बाद आपकी फैमिली में किसी को दिल का दौरा आया है, और तो ये भी एक कि वो फिर ये इस तरह रिस्क फैक्टर में काउंट नहीं होता है कि क्यों। जो यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए तो हम कई दफ़ा 45 या 50 भी कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में हम 40 ही कंसिडर करते हैं कि 40 के बाद वालों को, क्योंकि इतने ज़्यादा और फैक्टर्स आ जाते हैं 40 ईयर्स के बाद के उसको फिर आप ये नहीं ब्लेम नहीं कर सकते कि ये फैमिली हिस्ट्री की वजह से मसला आया। अमूमन ऑब्वियसली इट्स अ कम्बिनेशन। अब जीन्स ने तो बुक्स नहीं पढ़ी, उनको तो नहीं पता कि हमने एग्जैक्ट 39.9 ईयर्स में हार्ट अटैक करना है। अगर किसी को 41 ईयर में हो रहा है तो प्रॉब्ली दैट्स अ रिस्क फैक्टर एज वेल। बट 40 ईयर्स एंड वी वर टॉकिंग अबाउट ना कि आजकल जो है बड़े 30 से 40 ईयर्स के बीच में भी बड़े ये केसेस आ रहे हैं यंगस्टर्स को हार्ट अटैक, और विच इज़ लाइक वेरी अनयूजुअल एट सच अ यंग एज, लाइक इन योर 30s एंड इवन अर्ली 40s. लाइक डोंट यू थिंक लाइक people are too young to get heart attacks these days? 100%. Why is that? और या मेरे ख्याल में कि शायद सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही आज की बातचीत का ये है, और उसकी बहुत बड़ी वजह क्या है। मेरे ख्याल में दो वजह हैं। जिस तरह अगर मुझसे कोई पूछे तो जो मैंने यूरोप, अमेरिका और पाकिस्तान में डिफरेंस देखा है, तो दो चीज़ों का बड़ा क्लियर डिफरेंस है। एक तो हेल्थ अवेयरनेस बहुत कम है पाकिस्तान में। लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है कि किस किस्म के रिस्क फैक्टर्स के साथ वो लाइफस्टाइल भी अपना हेल्दी नहीं रख रहे, तो वो कितना बड़े ख़तरे से अपने आप को दोचार कर रहे हैं। यानी किसी की अगर फैमिली हिस्ट्री ऐसी है कि 40 से पहले किसी को हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, पेरेंट्स को, कज़न्स को, फर्स्ट कज़न्स को, और साथ वो बंदा सिगरेट भी पी रहा है, एक्सरसाइज भी नहीं कर रहा, खाने का भी ख्याल नहीं कर रहा, और ये जो 3-4 चीज़ें मैंने बोली ये बड़ी रूटीन में है। ये तीनों चीज़ें शायद 50-60% पेशेंट जो मेरे पास यंग मरीज़ आता है हार्ट डिजीज़ का, सबको है। सिगरेट भी पी रहे हैं, फैमिली हिस्ट्री भी है, खाने पीने में भी ध्यान नहीं, और एक्सरसाइज को तो आप छोड़ ही दें क्योंकि जी थकावट बहुत है। क्यों ज़ाहिर है जब आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो थकावट ही होगी ना। तो इसलिए जब तक इसलिए वो ये सारे रिस्क फैक्टर्स बहुत मेजर प्लेयर हैं हार्ट डिजीज़ करने में, यंग बनने में। और अगर इनको अवेयरनेस आप क्रिएट नहीं करते थ्रू प्रोग्राम्स लाइक दिस,
तो ये तो बढ़ता जाएगा मसला। प्लस मैं दूसरे भी टीवी चैनल्स पे जाता हूँ, वहाँ पे मैं कई दफ़ा मेरी ये बात हुई है एंकर से कि ये क्यों ये प्रोग्राम्स इतने कॉमनली एयर्ड नहीं है। तो मुझे यही जवाब मिलता है कि जी क्योंकि रेवेन्यू जनरेशन इनकी कम है। ऑब्वियसली पीपल डोंट वांना सी हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम्स ऑल द टाइम वर्सेस अगर आप कोई ज़्यादा ग्लैमरस चीज़ दिखा रहे हैं तो वो तो मैं ऐड भी उसी को जाएगा ना। जबकि अगर आप ये देखें कि जब तक वो क्या कहावत है कि जी जान है तो जहान है, इसी तरह हाँ, है। तो जब तक इसका ख्याल नहीं रखेंगे बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी हैं। अगर आप बीमार पड़े बिस्तर में टीवी देख रहे हैं तो जितनी भी ग्लैमरस चीज़ है इज़ नॉट गोइंग टू हैव दैट अमाउंट ऑफ इम्पैक्ट ऑन यू जब तक आपकी सेहत अच्छी नहीं है। How is sorry to cut you, how is awareness in the developed countries, like आपने UK से भी पढ़ा, US से भी पढ़ा, तो और काफ़ी अरसा आपने फेलोशिप भी वहाँ पर की, तो हाउ अवेयर देयर सिटीजन्स आर कंपेयर टू आवर सिटीजन्स? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी मैं आई केम बैक इन अगस्त 2019, तो अराउंड मार्च या अप्रैल 2019 में अमेरिकन नेटिव थी लेकिन शी वाज चाइनीज़ फ्रॉम बैकग्राउंड की, तो शी वाज 93 इयर्स ओल्ड। तो वो हमारे पास आई, मेरे कोलीग के पास, एंड शी सेड के डॉक यू नीड टू चेक मी आउट, के कोई ना कोई इशू चल रहा है। अब ज़ाहिर 93 इयर्स में आप कहते हो यार कि मतलब अब क्या कब्र में जाने वाला टाइम है। तो एनीवे हमने उसका एको किया तो उसका एओर्टिक वाल्व बड़ा सीवियरली टाइट था। तो जब वो हुआ तो देन वी ब्रॉट हर बैक टू द क्लिनिक और उससे पूछा कि आपको क्यों लग रहा था कि अब मुझे मसला हुआ है ना। तो शी सेड के एट 93 मेरा जो ज़रिया माश है या इनकम का सोर्स है दैट इज़ टीचिंग कराटे। तो शी यूज्ड टू टीच कराटे, शी यूज्ड टू डू 300 पुशअप्स अ डे। और अब वो कहती है कि जब मैं 100 पुशअप्स करती हूँ ना तो मुझे सांस चढ़ जाता है। तो हमने उसका वाल्व चेंज किया, वही टांग से जाके, जिसको हम ट्रांसकैथेरेटिक वाल्व रिप्लेसमेंट कहते हैं, टैवर कहते हैं, हमने उसका वो चेंज किया। तो उसके बाद वो 2 महीने आई, उसके बाद अगेन शी डिसअपीयर्ड फ्रॉम द मैप। उसके बारे में फिर हमने पता किया, तो अब शी गोज़ टू फिशिंग एवरी मॉर्निंग एट 5 AM, फिशिंग करती है, उधर से जो पकड़ती है वही खाती है, एंड शी लिव्स वेरी हैप्पीली। और लेकिन ये तो एक वाक़या ना, रूटीन में अगर आप जाएँ, अब अमेरिका में जो मेरा ज़्यादा टाइम गुजरा वो न्यूयॉर्क में था, वहाँ पे उनका सेंट्रल पार्क में आप जाएं, रोज़ सुबह 6 AM के करीब हमारा तो बड़ा आसान काम है यार, हमने तो फजर के लिए वैसे उठना होता है। वो लोग तो सिर्फ एक्सरसाइज करने उठते हैं कि 6 to 7 या 6 to 8 o'clock तक वो लोग पार्क में जॉगिंग कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, कोई अपने कुत्ते को ले आता है, कोई अपने दूसरे पेट्स को ला रहा है, और ये सब करके दे नो फॉर अ फैक्ट के एक्सरसाइज ज़रूरी है और लाजमी है। अगर हम इस एज को पहुँचे हैं और जो हमारे सब्सिक्वेंट ईयर्स हैं ज़िंदगी के, अगर हम चाहते हैं कि वो हेल्दी गुजरें तो एक्सरसाइज लाजमी है। जबकि पाकिस्तान में अगर आप देखो, और ये बिल्कुल सार्केज़म नहीं है, लेकिन अगर आप देखें मार्केट में कहीं पे भी जाएं, जिस भी शॉप में जाना है उस शॉप में कोशिश होती है हमारी कि एन उसके जो डोर है उससे भी अंदर तक गाड़ी किसी तरह चली जाए कि हमें 2 कदम भी पैदल ना चलना पड़े, जो कि बहुत कॉमन है कि वो गाड़ी अगले की ब्लॉक कर देंगे हम पीछे से, लेकिन हम 2 कदम दूर गाड़ी रख के पैदल नहीं चलेंगे, विच इज़ अ फ्री एक्सरसाइज। मैं तो लोगों को कहता हूँ कि जिन लोगों को टाइम नहीं मिलता है एक्सरसाइज का, कि यार आप ऑफिस में चल लिया करो। अब ऑफिस में क्या काम है जी, बैठने का। तो मैं कहता हूँ बैठ के क्या करें, सुपरवाइज। तो मैं कहता हूँ अगर आपने बैठ के सुपरवाइज करने की बजाय आप ऑफिस में चल के सुपरवाइज कर लें, काम भी शायद एफिशिएंसी भी, वर्कआउट भी बढ़ जाएगा आपके वर्कर्स का, क्योंकि वो देख रहे हैं आप चारों वक्त देख रहे हो, और प्लस आपकी एक्सरसाइज हो रही है। आपको कोई पर्टिकुलरली फजर के टाइम बाहर निकलना ज़रूरी नहीं है एक्सरसाइज के लिए, एज लॉन्ग एज आपके नंबर टोटल डे की एक्सर्शन काफ़ी है। एक स्टडी है which was done on females over 65 years of age, अमेरिका में छपी है, they followed them for about 10 years, और उसके अंदर उन्होंने देखा कि वो फीमेल्स जो दिन में 6,500 स्टेप्स से ज़्यादा लेती हैं, अभी डिटेल से भी आते हैं, वर्सेस वो फीमेल्स जो दिन में 2,500 स्टेप्स से कम लेती हैं। 2,500 स्टेप्स से जो कम फीमेल स्टेप्स लेती हैं दिन में, उनके हार्ट अटैक का रिस्क कई गुना ज़्यादा है वर्सेस दोज जो 2,500 से 6,000 के दरमियान स्टेप्स लेते हैं। और जो 6,500 से ज़्यादा स्टेप्स लेती हैं फीमेल्स, उनका हार्ट अटैक का रिस्क नॉर्मल लोगों से भी कम हो जाता है। और अगर आप ये देखो 6,500 जो स्टेप्स हैं, दे कम टू अराउंड 5 to 6 किलोमीटर्स रफली। तो जो कि एक नॉर्मल एक्टिव बंदा बड़े आराम से पूरे कर सकता है। अगर आप
आधा घंटा भी चल लें या नहीं भी चलते तो आप अपने काम पे चलते रहें. जो स्टेयर्स हैं आप एलिवेटर्स की बजाय स्टेयर्स यूज़ करें तो यू कैन कवर देम अप. और जो कुछ मिथ्स हैं कि जी अब जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जी मैं ब्रिस्क वॉक करनी ज़रूरी है, या मैं इकट्ठा आधा घंटा नहीं चल सकता, या जी मुझे गोडों में मसला है या जोड़ों में मसला है तो मैं 15 मिनट्स के बाद दर्द हो जाती है. तो ये जो स्टडी है इसने बहुत से मिथ्स को तोड़ा. इन्होंने कहा है कि जी इट डज़न्ट मैटर कि किस स्पीड पे आप वो कदम चलते हैं. अगर आप स्लो पेस पे चल रहे हैं या तेज़ चल रहे हैं, हेल्थ बेनिफिट्स एक जितने हैं. नंबर 2, इकट्ठे चल रहे हैं या अलग-अलग चल रहे हैं, यानी आप इकट्ठे एक गो में 45 मिनट्स चल रहे हैं या सारा दिन थोड़ा थोड़ा करके चल रहे हैं, एग्जैक्टली एक जितने हेल्थ बेनिफिट्स हैं. और नंबर 3 ये कि जो उन्होंने बताया कि एक दिन अगर मिस हो जाता है लेट्स से, तो जो चीज़ आपकी लाइफ पे इम्पेक्ट करती है वो ये कि आपके पूरे वीक में ओवरऑल एवरेज स्टेप्स जो थे वो रफली 6,500 स्टेप्स से ज़्यादा थे पर डे. यानी अगर एक दिन लेट्स से मिस हो जाता है आपका तो आप बाकी दिन में कवर कर सकते हैं और उसके भी उतने ही बेनिफिट्स हैं. तो बहुत आसान कर दिया इसने तो लाइफ, क्योंकि पहले तो हम हार्ट के पेशेंट्स को कहते थे कि जी आपने रोज़ 45 मिनट्स वॉक करनी है. अब मैं कहता हूँ आप 6,500-7,000 स्टेप्स पूरे करें एंड यू आर डन. और उसका इससे ऊपर जो आप स्टेप्स करते हैं वो वैसे फिजिकल वेलबींग और फिटनेस के लिए तो अच्छे हैं, लेकिन अगर आप हार्ट के तरफ से बात करें तो यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग मोर देन दैट, जो कि बड़ा इजीली अचीवेबल है. व्हाट अबाउट जो हमारे बॉडी बिल्डर हजरात हैं, मसल और डोरे शोरे बनाने वाले हजरात हैं, वो तो बहुत टफ एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन उनकी खुराक भी उसी हिसाब से हैवी होती है. तो डू यू थिंक कि ये जो हमारे मुल्क में मसल बनाने का जो कल्चर है और ये बॉडी बिल्डिंग का जनरली कह लें, ये हार्ड एक्सरसाइजेज, डज इट प्ले एनी रोल इन अ बेटर हार्ट, दिल को सेहतमंद बनाने के लिए? बिल्कुल सही. तो देखो जो इसके ऊपर जो कार्डियक रिसर्च है उसके मुताबिक तो दिल की जो टोटल डेली एक्सरसाइज है उसका तो डेफिनेटली इम्पैक्ट है. अगर आप हफ्ते में 2 दिन हैवी एक्सरसाइज करते हैं, वेट लिफ्टिंग एंड स्टफ लाइक दैट, वर्सेस आप बाकी 5 जो कोई ऐसे लोग हैं जो 5 दिन सिर्फ जॉगिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, तो इन दोनों का इम्पैक्ट बॉडी पे इन टर्म्स ऑफ कार्डियोवैस्कुलर आउटकम एक जैसा है. यानी एक ही जितना बेनिफिट गेन कर रहे हैं. नुकसान में वो बहरहाल नहीं है जो बॉडी बिल्डर्स है किसी भी तरह. जितना आपका मसल मैस एक्चुअली बनता जाता है आपकी लॉन्ग टर्म फिटनेस के लिए वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप जॉगिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, वो शायद आपके सब्सिक्वेंट 24-48 आवर्स के लिए तो अच्छी है, लेकिन अगर आप मसल मैस बना रहे हैं तो वो तो आपको लॉन्ग टर्म में भी फ़ायदा देगा, क्योंकि वो आपका मेटाबॉलिज्म तेज़ रखता है. एंड दैट जब आपका मेटाबॉलिज्म तेज़ है तो आपके अंदर ओबेसिटी नहीं आती है. जब भी चर्बी जमना शुरू होगी इंसुलिन रेजिस्टेंस आएगी, जिसका मतलब है कि आपके जिस्म में इंसुलिन की रेजिस्टेंस का मतलब है जिस्म को इंसुलिन नॉर्मल से ज़्यादा निकालनी पड़ रही है. जब भी जिस्म में इंसुलिन नॉर्मल से ज़्यादा निकलेगी जिस्म फैट स्टोर करेगा. जब भी जिस्म फैट स्टोर करेगा दैट मीन्स उसने कहीं तो लगानी है और एक जगह खून की रगें हैं. तो इसलिए आइडियल एक्सरसाइज शुड बी अ मिक्स, कि थोड़ी सी वेट लिफ्टिंग भी होनी चाहिए और थोड़ा सा एरोबिक्स भी होने चाहिए. सर, हाउ मच स्ट्रेस और एंग्जाइटी प्ले इट्स रोल इन दिस होल कार्डियोवास्कुलर थिंग? बहुत मेजर प्लेयर है, क्योंकि आजकल जितनी महंगाई है और जितने मतलब कि अनफॉर्चुनेट है बड़ा हमारी कंट्री के लिए कि जो हमारे मिडिल क्लास हैं वो भी अनफॉर्चुनेटली बड़े स्ट्रेस में है, बिकॉज जिस स्पीड से महंगाई जा रही और बहुत अनफॉर्चुनेटली है और प्रेडिक्ट हो रहा है कि मज़ीद भी बढ़ेगी, तो इसका कितना रोल है दिल की बीमारियों को बढ़ाने में? यार बहुत ज़्यादा. जो भी बंदा कार्डियोलॉजी से रिलेटेड है दे नो के हार्ट अटैक्स जो होते हैं ना अमूमन वो अर्ली मॉर्निंग आवर्स में ज़्यादा आते हैं, और उसकी एक वजह है कि हमारे जिस्म में स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं जिनके जिसको हम डायरनल पैटर्न कहते हैं, कि वो दिन के एक ख़ास हिस्से में निकलते हैं और एक ख़ास हिस्से में उनकी क्वांटिटी कम होती है. कॉर्टिसोल की बात, कॉर्टिसोल वगैरह. तो जो ये जो कॉर्टिसोल वगैरह, कॉर्टिसोल एक है उनमें से, बाकी भी हैं. तो जिस वक्त में इन हार्मोन्स की क्वांटिटी कम है, अल्लाह ताला ने तो एक डायरनल वेरिएशन बनाई है. जब वो ज़्यादा है तो उसकी ऑब्वियसली वो दिन में ज़्यादा है, क्योंकि दिन में आपको ज़रूरत है एनर्जी की और सब कुछ. रात के टाइम इसकी क्वांटिटी कम है, क्योंकि इस टाइम पे आपकी बॉडी सारा जो तोड़ फोड़ हुई हुई है बॉडी में वो रिकवरी का टाइम है. अगर आप स्ट्रेस्ड हैं, स्ट्रेस में यही हार्मोन्स आपके जिस्म में एलिवेटेड रहते हैं. अगर आप स्ट्रेस्ड हैं तो जिस वक्त में आपकी बॉडी की रिकवरी होनी थी वो नहीं हो रही है, एक चीज़. सेकेंडली, स्ट्रेस हार्मोन्स आपके दिल की स्पीड को भी तेज़ रखते हैं.
जब भी आपकी दिल की धड़कन तेज़ होती है आपके हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। वी नो फॉर अ फैक्ट कि ऐसे पेशेंट्स जिनमें स्टेबल हार्ट डिजीज़ जिसको कहते हैं कि जिनमें मे बी 10 साल पहले कभी हार्ट अटैक हुआ था या स्टेंट वगैरह डले थे, जो कि अब उनको कोई सिम्टम्स नहीं है, माशाल्लाह दे वॉक 10 किलोमीटर्स, कोई इश्यूज़ नहीं है। उन पेशेंट्स में भी अगर उनकी दिल की धड़कन 65 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा है एट रेस्ट, तो वो रिस्क में है एक सब्सिक्वेंट हार्ट अटैक के वर्सेस दोज जिनकी दिल की धड़कन थोड़ी स्लो रहती है। तो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली आपकी दिल की धड़कन को तेज़ रखेगा उन टाइम्स पर जो कि जिस पे उसको नहीं होनी चाहिए। और लास्टली ये जितने लोग हेल्थ से रिलेटेड हैं दे नो कि मसल उसी वक्त रिकवर करता है जब वो रेस्ट करता है। हार्ट का मसल ऐसा है जो रुकता नहीं है, तो सुबह के वक्त इसकी हार्ट बीट तेज़ है, रात को ऑटोमेटिकली 10 to 20% हार्ट रेट स्लो हो जाता है क्योंकि इस वक्त हार्ट की रिकवरी हो रही है। अगर आप स्ट्रेस में हैं तो ये आपके स्ट्रेस हार्मोन्स उसको स्लो नहीं होने देते। आप नींद में भी हैं तो आपकी टूटी फूटी नींद है या आप सो नहीं रहे हैं स्ट्रेस की वजह से, तो ये सब चीज़ें इम्पेक्ट कर रही हैं आपके हार्ट के रिदम पे और हार्ट की रिकवरी पे। और ये ओवर टाइम दे ऑल टेक अ टोल एंड ओवर टाइम ये बिल्कुल कर सकते हैं। ये तो है ओवर टाइम। एक्यूटली एक एंटिटी है जिसको स्ट्रेस इंड्यूस कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, जिसको ऑब्वियसली वी वोंट नेम एनीवन, लेके बड़ा आया था जी कि टाकोसुबू कार्डियोमायोपैथी है कि अगर स्ट्रेस किसी को मिले तो दिल टूट सकता है और दिल का बंदा हार्ट फेलियर में जा सकता है। और ये एक फैक्ट है कि अगर किसी भी इंसान को बहुत ज़्यादा सडनली स्ट्रेस मिले तो उनमें ये पॉसिबिलिटी एक है कि अचानक दिल का पट्टे का 50 से 60% हिस्सा हिलना रुक जाता है और वो एक्यूटली हार्ट फेलियर में चला जाते हैं, जिससे मौत वाक़या होने का चांस बहुत कम है। लकीली इसमें रिकवरी भी इसमें विद इन 4 वीक्स पूरी हो जाती है। लेकिन ये एक ऐसी एंटिटी है जो कि बड़ा अक्सर शायद आपने सुना होगा कि उसने किसी की डेथ की खबर सुनी, उनको हार्ट अटैक हो गया। तो हार्ट अटैक भी हो सकता है, लेकिन ये भी एक एंटिटी है जो बड़ी कॉमन है। अचानक ख़ास तौर पे अचानक कोई खुशी या गमी की खबर सुनकर ये चीज़ हो जाना, तो ऐसी कोई कंडीशन हो जिसमें पेशेंट को पेन शुरू हो जाए या सांस पूरी तरह ख़राब हो जाए, तो आपको डेफिनेटली हॉस्पिटल जाके उसको चेक करवाना चाहिए। आपको क्या लगता है जो हमारी पाकिस्तानियों की ईटिंग हैबिट्स हैं, मैं दोनों ईटिंग हैबिट्स की बात करूँगा, वो खाना जो हमें बाहर से मिलता है होटल्स में या फास्ट फूड हो गए वर्सेस जो इवन घर में भी पकता है। आपने देखा होगा कि हम लोग घी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हर घी में, और वो भी कनोलाज और वेजिटेबल्स ऑयल वो प्रोसेस्ड होते हैं। सो इफ़ यू वर टू कंपेयर द ईटिंग हैबिट्स ऑफ पाकिस्तानी पीपल और थोड़ा सा फिर आते हैं इसकी तरफ कि बाहर की खुराक और घर की खुराक में क्या फ़र्क है, क्या बहुत अच्छी घर की खुराक से भी ये हर डिज़ीज़ का रिस्क होता है या नहीं? हाँ, तो देखो अगेन बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो शायद अगर मैं क्लिनिक में 25 पेशेंट देखता हूँ ना तो शायद उनमें से 15 पूछते हैं कि जी खुराक में क्या खाना है। और जो एक बात हम कह रहे थे कि हेल्थ अवेयरनेस की कमी है, उसमें एक बहुत बड़ी कमी यही है कि खुराक में अच्छी चीज़ें क्या हैं। जो जिस तरह आपने बोला है कि घी को हमारे माशरे में बड़ा हेल्दी समझा जाता है। रेड मीट को जब हम मना करते हैं कि जी आपने रेड मीट नहीं खाना, तो फैमिली फौरन कहती है जी हम बड़ा गोश्त नहीं खाते, हम छोटा खाते हैं। जबकि रेड मीट का मतलब छोटा भी है। रिलेटिवली छोटा गोश्त हेल्दियर है बड़े गोश्त के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वाइट मीट जिसमें फ़िश और चिकन है उसके मुकाबले में इनमें कोलेस्ट्रॉल बहरहाल बहुत ज़्यादा है। तो अगर कोई बंदा रोज़ खा रहा है और दबा के खा रहा है और रात के टाइम भी खा रहा है और उसके बाद एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, तो उसको हार्ट डिजीज़ होने का डेफिनेटली चांस होगा। प्लस दूसरे नंबर पे जो चीज़ है जो आप कह रहे थे कि प्रोसेस्ड, ये बहुत बड़ा की वर्ड है। और इसकी वजह क्या है कि अब आई एम श्योर कि आप ख़ुद भी बड़े वेल रेड हो कि एटकिंस डाइट के बारे में भी लोग कहते हैं, कीटो डाइट के बारे में लाइक बात करते हैं कि जी कार्ब्स कम कर दें, रेड मीट पे चले जाएं, वाइट मीट पे चले जाएं, विच इज़ ऑल वेरी गुड। लेकिन रेड मीट के अंदर प्रोसेस्ड मीट इज़ नॉट इंक्लूडेड। ये अगर आप बाहर से जाके खा रहे हैं एक डीप फ्राइड कबाब्स और इस किस्म की चीज़ें, बेशक वो रेड मीट है और आप उसका कार्ब्स नहीं ले रहे, लेकिन वो प्रोसेस्ड है। प्रोसेस्ड चीज़ को अगर जितना आप अवॉइड कर सकें उसके कंपैरेटिवली अगर आप घर में वही चीज़ बना रहे हैं तो डेफिनेटली बेहतर है। लेकिन घर में अगर आप कर रहे हैं तो अगर 2 चीज़ें आपने याद रखनी है कि घर में कम रखें, तो एक घी और दूसरा नंबर पे रेड मीट।
इन दोनों को अगर आप ज़रा डाइट में कम रख लें, घी को तो आउट ही कर दें, क्योंकि आजकल का जो लाइफस्टाइल है, अब मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत ज़्यादा लोग होंगे जो कैन क्लेम के दे कैन बर्न ऑल द ऑयल या घी दे आर ईटिंग। बड़ा कम लोग हैं जो इतनी एक्सरसाइज करते हैं कि जो इस तरह के हमारे बाप दादा करते थे कि जी अगर वो घी का पराठा खा रहे हैं तो दे वुड साइकिल 25 किलोमीटर टू वर्क, और या पैदल जाते थे और वापस आते थे। अब तो बहुत आसानी है, तो इस आजकल के ज़माने में घी बिल्कुल भी अलाउड नहीं होना चाहिए। आप घी की बात कर रहे हैं या ऑयल की बात कर रहे हैं? मैं घी की बात कर रहा हूँ। और व्हाट अबाउट ऑयल? ऑयल के अंदर वेजिटेबल ऑयल जो है जितने भी हैं, उनको अगर आप इतनी क्वांटिटी में यूज़ करें कि एक्स्ट्रा तरी नहीं है ऊपर, तो वो हार्ट का पेशेंट खा सकता है। पाकिस्तान में ये बड़ा मसला है, मिसकॉन्सेप्शन है कि जी जैसे खुदा न खास्ता किसी को हार्ट डिजीज़ डायग्नोज होती है उसको उबले हुए खाने पे ले आते हैं। उबला हुआ खाना कौन खा सकता है यार, सारी उम्र कोई भी नहीं खा सकता। हाँ, तो इसलिए घर का खाना जिसमें एक्स्ट्रा ऑयल ना हो इज़ टोटली फाइन and acceptable. And which kind of oils one should use if they can afford? The best one that I read is olive oil. हाँ, तो ऑलिव ऑयल बिल्कुल बेस्ट है। पाकिस्तान में अगर आपको कहीं से मिलता है, एक तो उसका एक्स्ट्रा वर्जन मिलता है, तो एक्स्ट्रा वर्जन, अच्छा इसके अंदर एक चीज़ है जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ, पहले एक्स्ट्रा वर्जन पे हो जाए कि एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल के अगर आपने फ़ायदे लेने हैं ऑयल के, तो उसके लिए अनकुक्ड और अनहीटेड एक्स्ट्रा वर्जन ऑयल को आप सैलेड पे या किसी भी चीज़ पे ड्रिजल करके डाल सकते हैं। अब दूसरे नंबर पे जो कुकिंग ऑलिव ऑयल है, अगर आप ये कुकिंग ऑलिव ऑयल को आप इस टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे हम लेके जाते हैं खाने बनाने के लिए, उस टेम्परेचर पे उसकी जो अच्छी चीज़ें हैं दे ऑल बर्न ऑफ, तो उसका फ़ायदा कोई नहीं हो रहा आपको एज सच उस ऑलिव ऑयल का आपको, लेकिन नुकसान नहीं हो रहा जो घी से होता है खाने का। तो इसलिए अगर आप इतने अफोर्डिंग नहीं हैं तो आप कोई भी अच्छा हेल्दी ऑयल वेजिटेबल ऑयल लें घर में फ्राइंग के लिए। और अगर आप बेनिफिट्स लेना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल की छोटी बॉटल लेके दिन में 2 to 3 पोर्शन, आइडियली तो 5 पोर्शन सैलेड के होने चाहिए, लेकिन अगर आप 2 से 3 पोर्शन भी सैलेड का एक छोटा बोल बना के उसके ऊपर थोड़ा सा ड्रिजल करके खाते हैं तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलेंगे ऑलिव ऑयल के। हमारे यहाँ तो लोग, अगर आप सलाद की बात कर रहे हैं ना, तो वो ज़्यादा खाने के साथ ही खाते हैं कि रोटी भी खा रहे हैं और साथ में एक मूली गाजर या सलाद का पत्ता भी उठा के खा लिया। दिस इज़ व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, या सैलेड की अदर से कुछ सर्विंग्स लेनी चाहिए? मैं बिल्कुल भी इसकी बात नहीं कर रहा। क्यों? 2 वजहों से। एक कि जब हम सैलेड की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, तो और ये जो जितने भी आपने नाम लिए इनमें कोई भी ग्रीन और लीफी नहीं है, ना मूली है, ना गाजर है, ना प्याज है, ना ही टमाटर है। तो हम उस सैलेड के पत्तों की बात करते हैं। और स्पिनच के लीव्स, बाहर तो अमेरिका में तो बड़ा ज़बरदस्त स्पिनच के कई टाइप्स मिलते थे जिसको आप रॉ खा लेते थे सैलेड में, यहाँ नहीं मिलते। तो उन लीव्स की बात होती है जब हम सैलेड के पोर्शंस की बात करते हैं। रिगार्डलेस अगर आपको नहीं भी अवेलेबल, ये भी जो सैलेड जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसका भी अगर आपने खाना है तो एक अलहदा से पोर्शन बना के खाएं। अगर आप कार्ब्स में लपेट के खा रहे हैं, यानी रोटी में लपेट के खा रहे हैं, तो वो उसके बेनिफिट्स बहुत मिनिमाइज हो जाते हैं। और इसी तरह रोटी में लपेट के अगर आप मीट ले रहे हैं, अगेन उसके भी बेनिफिट्स बड़े मिनिमाइज हो जाते हैं। नॉर्मली जो ग्रीन लीफी जो सैलड्स हैं उसमें जो मैंने ट्राई किया, आपके जो रॉकेट सैलड अरूगुला हो गया, आपका बेबी स्पिनच हो गया, आपके खेल हो गए, खेल विच इज़ वेरी हेल्दी। अगेन यू आर सेइंग कि यू शुड कंज्यूम, ये इनका पोर्शन होना चाहिए, इनका पोर्शन होना चाहिए, एंड इट शुड बी बिसाइड्स व्हाट यू ईट इन योर मील। अगर खाने के साथ खा रहे हो और आपको अलग खाने का टाइम नहीं मिलता, वो बेनिफिट पूरे नहीं मिलेंगे। और इसका मेरे ख्याल में पाकिस्तानी लाइफस्टाइल में जो आसान तरीन तरीका है दैट इज़ ये जो मिड डे स्नैक है ऑफिस में, क्योंकि जो मर्जी भी कर लें हम, पाकिस्तान में जो लाइफस्टाइल है वो ऐसा है कि रात को ही लोग आके मेनली खाते, विच इज़ रॉन्ग। अगेन रात का खाना आपका लाइट होना चाहिए, दिन का खाना बेहतर हैवी कर लें तो दैट इज़ बेटर। लेकिन पाकिस्तान में ऑफिस वाले जितना मर्जी भी कोशिश कर लें, वो कहते हैं जी खाना तो हम एक ही खाते हैं रात का, नाश्ता हम छोड़ सकते हैं, दोपहर का खाना भी अवॉइड कर सकते हैं। तो दोपहर के खाने में अगर आप एक वेजिटेबल्स का बाउल ले जाएं, उसके बाद थोड़ा सा ऑलिव ऑयल आपने ड्रिजल किया हो, एक तो आपकी भूख भी मिटाएगा, रात को जब आप खाने पे आएंगे तो आप उस तरह टूट के नहीं पड़ेंगे जिस तरह पड़ते हैं, एंड लास्टली जो बेनिफिट्स हैं वो आपको मैक्सिमम मिलेंगे उन वेजिटेबल्स के। अच्छा, रात का खाना आपने कहा लाइट खाना चाहिए ना, और व्हाट्स योर सजेशन बीइंग अ स्पेशलिस्ट इन द हार्ट डिजीज थिंग, रात को खाना एक तो हल्का हो गया, और सोने से कितने टाइम पहले खाना चाहिए? ज़बरदस्त। जो जब मैं अमेरिका में था ना, तो जो नॉर्मली हम कहते थे कि वो ये कहते थे कि नथिंग शुड एंटर योर माउथ आफ्टर 6 PM। 6 PM, हाँ, कि और वहाँ पे क्यों, एक वजह ये भी है कि वहाँ पे लोग 9-10 बजे सो जाते हैं, 8 बजे बच्चों को सुला देते हैं, 9-10 बजे सो जाते हैं। अब यहाँ पे
स्ट्रिक्टली अप्लाई करना बड़ा जुल्म है। यहाँ पे लोग सोते हैं 12-1 बजे, टीवी देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं ना, तो उसमें मेरे ख्याल में सोने से 3 से 4 घंटे पहले आपका लास्ट मील होना चाहिए। उसके बाद कोशिश करें कि कुछ भी एटलीस्ट कैलोरिक फूड ना जाए। अगर आप अगेन सैलड का एक पोर्शन रात को ले लेते हैं, आपको भूख लगती है, दैट इज़ एक्सेप्टेबल। पानी वगैरह पीते रहें, वो भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन मीट खा रहे हैं या कार्ब्स खा रहे हैं, वो कम से कम 4-1 घंटे पहले आपकी ख़त्म हो जानी चाहिए इनटेक उसकी। अगर हम 4-5 घंटे पहले भी खाना पीना छोड़ दें और अगर हमें फिर भी भूख लग रही है, अभी नींद नहीं आ रही समहाउ, या कोई मूवी देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, तो पानी से अगर गुजारा नहीं हो रहा, तो वो जो हमारे नट्स वगैरह होते हैं, बादाम वगैरह, इज इट वो सही है या वो भी? 2 चीज़ें, एक तो उसकी टिप भी बताता हूँ और दूसरे आपको नट्स का बताता हूँ। जो नट्स हैं एक मॉडरेट क्वांटिटी में दे वेरी गुड। अगर आप हार्ट की तरफ से बात करते हैं तो द बेस्ट इज़ वॉलनट्स, और फिर सेकंड नंबर पे आमंड्स आते हैं। जो चीज़ आपको अवॉइड करनी चाहिए दैट इज़ पिस्ताशियो एंड कैश्यू नट्स। आई लव पिस्ताशियो। हाँ, और ये सब कोई मसला है क्योंकि वो नमक एक तो उनमें, प्लस जो मार्केट में मिलते हैं वो तो सॉल्टेड भी होते हैं। हाँ, वो भी अलहदा मसला है कि दे कॉज हाई ब्लड प्रेशर। और दूसरा, इनमें कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है कैश्यूज़ में और पिस्ताशियोज़ में। एक चीज़ ये। दूसरी, आपको इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप कितना खा रहे हैं, और उसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि आप एक फिस्ट फुल ले लें, तो दैट इज़ यूजुअली इनफ for one day. फॉर वन But डे। in one day you should not consume मोर them. देन अ फिस्ट। हाँ, तो इसलिए आपका जो भी कंटेनर है इनका ड्राई फ्रूट का, वो आपके साथ नहीं पार्क्ड होना चाहिए। हाँ. उसमें से लेकर कहीं रख कर उसको कहीं और पार्क करें ताकि आपका हाथ मुसलसल उधर ना जाता रहे। और सेकेंडली, जो लोग डाइट कॉन्शियस, उनके लिए बड़ी अच्छी टिप है कि आप ये जो पॉपकॉर्न्स हैं, एक बहुत बड़ा बोल पॉपकॉर्न्स का होता है, इसमें बेरली 50 to 60 कैलोरीज होती हैं। तो अगर आपको बहुत भूख लग रही है तो आप इनको च्यू कर सकते हैं। दे आर वेरी गुड फॉर मंचिंग ऑन। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं, क्या हमारा जो पाकिस्तानियों का आजकल लाइफस्टाइल है कि सारा दिन हम स्क्रीन के सामने उठते हैं या टेबल डेस्क पे अपने बैठे होते हैं सारा काम कर, डू वी रियली नीड टू ईट 3 times a day? सुबह का नाश्ता भी, अंडे भी, पराठे भी, फिर दोपहर का भी खाना, और फिर शाम की चाय, और उसके बाद जो है रात का खाना। डू वी रियली नीड सच अमाउंट ऑफ फूड, जिसमें रोटी तो हमारी लाजमी होगी, कार्ब्स तो यहाँ पे आ गए, और अल्लाह रहम करे हम पाकिस्तानियों पे एक टाइम तो गोश्त भी हम खाएंगे, फिर जो है चावल भी खाने। और हम पाकिस्तानियों का मसला ये है कि हम वेजिटेबल्स को बड़ी हल्की निगाह से देखते हैं। बिल्कुल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि गोश्त भी खा रहे हैं और ये भी खा रहे हैं, बट अदर देन दैट, अगर क्या हमें, और हम रोटियां भी माशाल्लाह से 2-2 तोड़ रहे होते हैं, हाँ, तो डू वी रियली नीड दैट मच फूड इन द फर्स्ट प्लेस? अच्छा, जो फिजियोलॉजिकली स्पीकिंग और जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स हैं डाइट के, उसके मुताबिक तो जितने छोटे मील्स आप खाएं दे आर बेटर फॉर यू। लेकिन जितने फ्रीक्वेंट हों और जितने छोटे हों, यानी अगर आप 4 to 6 मील्स खाते हैं तो दे एक्चुअली माइट हेल्प यू लूज वेट, लेकिन उनका पोर्शन छोटा होना चाहिए। ये नहीं कर सकते 6 दफ़ा फुल खाना खाएं। तो या 3, अगर आप 3 पोर्शन में खाते हैं तो ऑटोमेटिकली दैट मीन्स के उनके दरमियान में आपस में गैप 8 से 10 घंटे से ज़्यादा है। तो इसका क्या मतलब है कि जब भी आप एक पोर्शन खाने का खाते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म, कि जो आपको कैलोरीज आपने इनटेक किया है, साथ ही बॉडी को वो कैलोरीज मिल गई हैं। अब बॉडी ने फ़ौरन डिसाइड करना है कि क्या ये कैलोरीज बर्न करनी है या ये मैंने कैलोरीज स्टोर कर लेनी है। और दूसरी चीज़ ये कि बॉडी को क्या पता चल रहा है कि आपकी रूटीन क्या है, कि मुझे अगला कैलोरी का बोलस कब मिलना है। यानी अगर एक बंदा है जो दिन में लेट से 2 दफ़ा खाता है, अब बॉडी को पता है कि अगले 12 घंटे मुझे कुछ नहीं मिलने लगा खाना, जो भी आप कैलोरीज लेंगे थोड़ी सी बॉडी यूज़ करेगी, बाकी सबको स्टोर कर लेगी, क्योंकि बॉडी इज़ गोना थिंक कि 12 घंटे तक मैं फास्टिंग की स्टेट में हूँ। जब भी बॉडी स्टोर करेगी फैट, एक तो ओबेसिटी बढ़ेगी, सेकेंडली वो आपका मेटाबॉलिज्म जिसके अंदर आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं उसको नीचे रखेगी, ये बताने के लिए कि अभी अगला खाना बहुत दूर है, तो इसलिए मेटाबॉलिज्म नीचे रहेगा। वर्सेस एक ऐसा बंदा जो 4 से 6 छोटे मील्स खा रहा है, 6 मील्स आइडियली छोटे मील्स खा रहा है एवरी 3 to 4 आवर्स, वो छोटा सा एक पोर्शन खाता है। छोटा सा पोर्शन का क्या मतलब है कि बॉडी को कैलोरीज मिलती हैं, मेटाबॉलिज्म तेज़ हो जाता है। जब तेज़ होता है तो बॉडी को ये पता है कि मुझे अगली कैलोरीज भी 3 to 4 आवर्स बाद मिल जानी है, तो मुझे ये स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका मेटाबॉलिज्म तेज़ ही रखती है, एंड देन विद इन 4 आवर्स यू ईट मोर, लेकिन अगेन छोटा पोर्शन। यानी अगर लेट्स से बॉडी का मेटाबॉलिज्म नीचे भी आ रहा है तो स्टोर करने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि कैलोरीज आपने बड़ी थोड़ी ली हैं, और आपका मेटाबॉलिज्म 24 घंटे ऊपर रह रहा है, यानी वेट लॉस भी हो रहा है और आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं। तो
जो आपके सवाल का आंसर है कि अगर आपने देसी तरीके से खाना है कि जी 2-2 रोटियां भी तोड़नी है और जी फुल पराठे भी खाने हैं, तो फिर तो शायद आप एक ही मील खाएं कि वही सारा दिन बंद करते रहें, तो फिर शायद आपके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग का तरीका बेहतर है कि आप 16 से 18 घंटे फास्टिंग करें और फिर 3-4 घंटे में आप खाएं और बाकी टाइम जो है पानी पीते रहें। तो अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप एक नॉर्मल हेल्दी तरीका चाहते हैं और ज़्यादा प्रैक्टिकल, तो वो तो ये है कि 4 to 6 मील्स लें, छोटे लेंगे, नॉट फुल मील्स। सर आपने रेड मीट की बात करी हाँ। कि जिसमें कोलेस्ट्रॉल होता है और जिसकी वजह से कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ बढ़ रही हैं, लेकिन आई वाज रीडिंग समवेयर और आपने स्टार्ट में इंसुलिन रेजिस्टेंस की भी बात की, जो हम रोटी खाते हैं दैट इज़ आल्सो कार्ब्स, राइट, जो आपकी बॉडी में जाकर वो स्टोर हो जाती हैं। तो रोटी जो कार्ब्स हैं, कार्ब्स आल्सो प्ले इट्स रोल इन कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ या मीट इज़ द ओनली एनिमी? नहीं, मीट एक्चुअली इन रिसेंट ईयर्स मीट को तो एनिमी हमने समझना छोड़ दिया। अब तो मेन सारा फोकस हमारा कार्ब्स पे ही है। जो लोग ज़रा डाइट कॉन्शियस हैं और जिनके पास अब तो स्मार्टफोन सबके पास है, मैं एक टिप देता हूँ अपने पेशेंट्स को विच इज़ वेरी इजी टू डू, कि कोई भी आप खाना खाने जाते हैं उसको गूगल पे कर लें, लेट्स से फ्रेंच फ्राइज, उसको आप गूगल पे लिख दें फ्रेंच फ्राइज ग्लाइसीमिक इंडेक्स। तो एक वर्ड है ग्लाइसीमिक इंडेक्स, बड़ा इजी और बड़ा टू राइट है और बड़ा फ्रीक्वेंटली अवेलेबल है, और ऑलमोस्ट जो खाना आप सोच सकते हैं ना उसका गूगल कर लें, इंटरनेट पे अवेलेबल है ग्लाइसीमिक इंडेक्स। एज लॉन्ग एज किसी खाने का ग्लाइसीमिक इंडेक्स इज लेस देन 55, वो इंसुलिन सर्ज नहीं प्रोड्यूस करता। ये अब इंसुलिन है क्या? जब भी आपके जिस्म में कार्ब्स जाते हैं, जो शुगर है बेसिकली और कैलोरीज हैं बेसिकली, तो आपका जिस्म कुछ हद तक तो यूज़ करता है। जो बाकी कार्ब्स हैं जब आपके बॉडी को हिट करते हैं, तो आपके बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है कि इंसुलिन का सर्ज होता है। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो निकलता है, जिसको आम लोग समझते हैं कि शायद ये शुगर को नीचे करने के लिए निकलता है। ये शुगर को एक्चुअली नीचे नहीं कर रहा, इसके कई मकसद हैं। उनमें से एक मकसद ये है कि जो एक्सेसिव शुगर है उसको कहीं ठिकाने लगाना है, और वो जो ठिकाने लगाना है, जब भी इंसुलिन का सर्ज होगा, बॉडी को पता है कि जब भी इंसुलिन नॉर्मल से सर्ज भी बात करें, नॉट नॉर्मल इंसुलिन सर्ज तब भी होगी जब हाई अमाउंट ऑफ कार्ब्स जाएंगे। जब बिल्कुल लो अमाउंट ऑफ कार्ब्स जाएंगे तो थोड़ी सी इंसुलिन निकलेगी विच इज़ इनफ टू सॉर्ट आउट द कैलोरीज जो आपने ली हैं। जब सर्ज का मतलब है कि अचानक बर्स्ट आता है, वो जब बर्स्ट आता है तो बॉडी को पता है कि इस वक्त कैलोरीज बहुत ज़्यादा है और कंजम्पशन कहीं पे नहीं है। उस वक्त वो सारी बॉडी आपके ग्लाइकोजन स्टोर्स बनते हैं और फिर जो फैट स्टोर्स बनते हैं। और फैट स्टोर का क्या मतलब है कि जितना फैट स्टोर बनता जाएगा उतना ही अगली दफ़ा सब्सिक्वेंट दफ़ा ज़्यादा इंसुलिन निकलनी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू द लास्ट टाइम, वही वाली प्रोडक्टिविटी लाने के लिए। तो सब्सिक्वेंटली आप हर दफ़ा मज़ीद से मज़ीद मोटे होते जा रहे हैं उतना ही खुराक खा के। तो पेशेंट्स आते हैं और आई एम श्योर कि फैमिलीज़ में लोग कहते हैं जी खाते तो हम कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारा वज़न फिर भी बढ़ता जा रहा है। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह यही है कि अगर आप उतना ही खा रहे हैं तो हर दफ़ा इंसुलिन पिछली दफ़ा की निस्बत ज़्यादा निकल रही है। क्यों? कि अब वो असर नहीं कर रही वो अमाउंट ऑफ इंसुलिन, क्योंकि फ़ैट बनती जा रही। तो एक तो ये, और सेकेंडली इंसुलिन को कम रखने के लिए कार्ब्स को कम करना ज़रूरी है। और लास्टली जो मैं अपने पेशेंट्स को समझाता हूँ कि ये जो शुगर है, जब आप खाते हैं आपकी खुराक की नाली में गई, खुराक की नाली से जज़ब होकर खून में चली गई। अब खून अगर चल रहा है, खून का मकसद और खून का जो बुनियादी मकसद है बॉडी में वो ये है कि वो एक ट्रांसपोर्टर है। इट्स लाइक ए ट्रेन। वो एक जगह से चीज़ लेकर दूसरी जगह ले जा रहा है फॉर डिफरेंट थिंग्स। हार्मोन्स को भी कर रहा है, खुराक को भी कर रहा है, और आपकी जो ग्लूकोज आ रही है खुराक से उसको लेकर डिफरेंट ऑर्गन्स में लेके जा रहा है। कभी गुर्दों के पास जा रहा है क्योंकि वो भी मुसलसल काम कर रहे हैं, दिल के पास ले जा रहा है, वो मुसलसल एक काम करता हुआ ऑर्गन है, उसको पीछे से फ्यूल चाहिए। जो फ्यूल है बॉडी का वो कार्ब्स हैं। तो वो खून का मकसद है इन सब जगहों पे लेके जाना। जो बॉडी के मेजॉरिटी टिश्यूज़ हैं, यानी दिल है, गुर्दे हैं, दिमाग है, इन सब को इंसुलिन की ज़रूरत है। इंसुलिन वो चाबी है, जब दरवाज़ा खुलता है तो खून से ये वाली ग्लूकोज ट्रांसफ़र हो जाता है इनटू द टिश्यू, तब यूज़ हो सकता है। जो आपके चलने वाले पट्टे हैं और एक्सरसाइज करने वाले मसल्स हैं, इन लोगों को इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है। यानी अगर आपकी शुगर 300 पे चली गई है, आपको इंसुलिन कहीं नहीं पड़ी हुई, या आपकी बॉडी में इंसुलिन के रिजर्व्स नहीं है निकलने के, आप वॉक करते हैं तो आपके पट्टे वाहिद जगह वो चीज़ है जो इस शुगर को बगैर इंसुलिन के ही हज़म कर लेगी।
तो यानी अगर आपसे डाइट इतनी अच्छी नहीं हो रही है आपसे, तो आप एक्सरसाइज करें। फिर आपको कहीं ना कहीं अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा इफ़ यू वांना मूव अवे फ्रॉम हार्ट डिजीज़ या डायबिटीज़ या ओबेसिटी। आपको एक्सरसाइज और फूड में से एक चुनना हो, आपके पास टाइम भी नहीं है, आप बिजी होते हो, तो आप किसको चुनेंगे अपने लिए? आप किसको चुनेंगे? अच्छा देखो, जो ये मैं आपको बता दूं और इसकी वजह भी बता दूं। लेट्स से कि अगर एक बंदा आधा घंटा रनिंग करके आता है और रनिंग करके आके अपनी तरफ से वो एक पूरा फ्रेश ऑरेंज जूस का ग्लास पी लेता है, 300 कैलोरीज, तो भागने में शायद उसने 250 कैलोरीज यूज़ किए, तो वो एक ग्लास में उसने पूरी कर ली, उससे ऊपर ले गया बल्कि। बिल्कुल। प्लस गलत कैलोरीज, ये शुगर वाली कैलोरीज है, शुगर वाली, फ्रुक्टोज। तो इसलिए अगर आपने एक चीज़ करनी है तो वो डाइट है। अगर आप कुछ नहीं और कर सकते तो अपनी डाइट पे ध्यान दें। और जो वेट लॉस के प्रोग्राम्स हैं, अगर आप किसी डाइटिशियन को भी बुलाएंगे, दिल लेट यू नो कि 70% जो आपका वेट लॉस है दैट इज़ फ्रॉम द डाइट, 10 to 20% एक्सरसाइज है, और फिर अनदर 10 to 15% ये जो पिल्स आती हैं मार्केट में, इनसे होता है। तो इसलिए 70% आपकी डाइट ही है। तो अगर आप एक चीज़ फिक्स करना चाहते हैं, दैट शुड बी योर डाइट। बट सर, हम जो आटा खाते हैं, क्योंकि रोटी हमारा स्टेपल फूड है, और जो वो बनता है वो फाइन आटा होता है, और जो हम गंदम की बात सुनते हैं कि उसमें 3 लेयर्स या 3 चीज़ें होती हैं, जर्म होता है, एंडोस्पर्म होता है, और मेरे ख्याल में ब्रैन होता है, जो नॉर्मली ये जो हमारे आटे वाली जो फैक्ट्रीज हैं वो सारा कुछ निकाल के हमें सिर्फ जो है वो स्टार्च ही खिला रहे होते हैं। तो हम तो रोटी भी ऐसी खा रहे हैं जो कि फुल ऑफ ग्लूकोज है, जिसको वही वाली बात है कि जिसम ने कहीं ना कहीं पे टिकाने लगाना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इतनी पीक पे चली जाती है कि शायद उससे फिर डायबिटीज़ की बीमारियां भी होती हैं। तो फिर रोटी को कम करें या अपने आटे को चेंज करें? अगर आटे को चेंज करना है तो हमारे पास क्या, वो एक बोलते हैं ना कि मल्टीग्रेन आटा भी होता है और चक्की का आटा भी होता है। सो व्हाट आर आवर ऑप्शंस देयर एज वेल? क्योंकि आप बाहर से रोटी लेने जाओ वही स्टार्ची रोटी, आप बेकरी से ब्रेड लेने जाओ वही स्टार्ची वाली चीज़ है। तो रोटी जो कि मेरे ख्याल में होल व्हीट, अगर आपको होल व्हीट चक्की वाला आटा जो मिलता है वो प्रॉब्ली बेस्ट ऑप्शन है अगर आपको मिलता है। और अमूमन उसमें एक और इशू भी है कि जो अगेन साउथ ईस्ट एशियन में थोड़ा कॉमन है, जिसकी अवेयरनेस कम है, वो ग्लूटेन एंट्रोपैथी है कि हमारे सीलियक डिजीज़ यहाँ बड़ी कॉमन है, लोगों को पता नहीं है। लोग कहते हैं जी हम पका आटा खाते हैं तो हमारा पेट चल जाता है, कई लोगों का, और उसकी भी एक वजह है कि वो लोग थोड़े से उसके ग्लूटेन सेंसिटिव होते हैं। जो आइडियल चीज़ तो यही है, होल व्हीट आटा है चक्की वाला। वाइट मैदा तो मैं कहूँगा कि उससे तो बेहतर है कि आप रोटी ना ही खाएं, उससे तो बेहतर शायद आप चावल, बिकॉज मेरे ख्याल में हर घर में सर यही आटा यूज, क्योंकि वो फ्रीली और इजीली अवेलेबल है। हाँ, आप चक्की वाला मुश्किल मिलता है। हाँ, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा। एग्जैक्टली। एक खास बंदा होगा, जबकि आटे की बोरी आपको हर दुकान से मेरे ख्याल में आसानी से मिल जाती है। और वो मैदे वाला आटा है। हाँ, सो दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। बिल्कुल। और एक और चीज़ जो लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, ये जो बाहर की आपने बात की है, बाहर की ब्रेड, बाहर की रोटी जिसमें सारा मैदा है, उनमें मैदे के अलावा ना नमक भी है। तो जो हाई ब्लड प्रेशर वाले लोग हैं ना, ये मेरे कई पेशेंट्स हैं जो मिडिल ईस्ट वगैरह से आते हैं, तो वो आके कहते हैं कि जी जब से हम पाकिस्तान आए हैं ना हमारा बीपी ठीक हो गया। दे थिंक कि जी हम शायद पाकिस्तान आए हैं तो क्योंकि हम अपने लोगों में आ गए हैं, स्ट्रेस निकल गया है इसलिए ठीक हो गया। एक्चुअली होता क्या है, जब वो बेचारे बाहर अकेले रह रहे होते हैं तो बाहर की रोटी खा रहे होते हैं, और बाहर की रोटी में हमेशा नमक होता है। जब आप घर की रोटी पे आते हैं और अगर आपके घर में नमक नहीं डलता है तो सिर्फ जो नमक की है अगर आप ख़त्म कर दें, कम कर दें, तो अराउंड 10 to 20 मिलीमीटर मर्करी ब्लड प्रेशर हम नीचे ला सकते हैं। जिसका मतलब है कि अगर एक इंसान को ब्लड प्रेशर की एक गोली चल रही है, क्योंकि उसका ब्लड प्रेशर 150/90 रहता है, तो अगर वो नमक निकल गया तो 130/80 पे ब्लड प्रेशर उसका आ जाएगा। तो जब वो गोली खाएगा तो उसका लो होना शुरू हो जाएगा। तो वो आगे समझता है कि जी शायद मेरा घर वालों के पास आ गया हूँ, ज़हनी सुकून आ गया। अगेन वो भी फैक्टर्स हैं, लेकिन रोटी बहुत मेजर फैक्टर है। सर, ब्लड प्रेशर की आप बात कर रहे हैं ना, इज इट लाइक द मेन रीजन बिहाइंड हार्ट अटैक्स या क्या? ब्लड प्रेशर असल में क्या, नाम से तो सही है कि ब्लड का प्रेशर जो नालियों में है वो, लेकिन हम कहते हैं ना इसको हाई ब्लड प्रेशर है, उसको लो ब्लड प्रेशर। सो व्हाट्स दैट? अच्छा, जो हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर की बहुत ज़्यादा क्लासिफिकेशन है, लेकिन अब सब ने मिलकर तकरीबन 130/90 को नॉर्मल ब्लड प्रेशर हम मानते हैं फॉर 90% ऑफ इंडिविजुअल्स।
अगर 130/90 से 2 मुख्तलिफ औकात में ज़्यादा है, अगेन ब्लड प्रेशर चेक करने की टेक्निक्स हैं, वो भी ठीक होना चाहिए, बंदा स्ट्रेट बैठा हो, टांगें सीधी हों, जो ब्लड प्रेशर का कफ है वो उसका और दिल का लेवल एक हो। अगेन उसमें कई गलतियां जो नॉर्मली की जाती हैं। एक और चीज़ भी मैं बाद में बताता हूँ कि जी वो लोग पूछते हैं डिजिटल बेहतर है या वो बेहतर है, उसके ऊपर भी हम आ जाएंगे। लेकिन ब्लड प्रेशर अगर आप टॉप की 3 या 4 कॉजेज़ पूछें हार्ट डिजीज़ की अर्ली एजेस में, तो उसमें एक ब्लड प्रेशर है, बिल्कुल है। और बिफोर वी फॉरगेट, तो ये जो लोग पूछते हैं जी डिजिटल ठीक है या कफ वाला ठीक है, कफ ब्लड प्रेशर मॉनिटर तकरीबन सारे ही ठीक होते हैं। आपने उनको ज़रा सा स्टैंडर्डाइज करना होता है। तो आसान तरीन तरीका ये है कि आप जब भी कोई बीपी ये डिजिटल मॉनिटर लें, आप अपने डॉक्टर के पास ले जाएं, उनका जो भी असिस्टेंट होगा या डॉक्टर साहब खुद चेक कर रहे होंगे ब्लड प्रेशर, तो एक आर्म पे डिजिटल वाला बांध लें और एक आर्म पे डॉक्टर साहब चेक कर लें या उनका असिस्टेंट, तो यू विल नो कि कितना डिफरेंस आ रहा है। और अक्सर दफ़ा जो मसला आता है ना वो टेक्निक में आता है, नॉट विद द मॉनिटर इटसेल्फ। और लास्टली अगर आप ग्रोसली पूछना दीजिए कौन सा वाला भी बेहतर है, तो अवॉइड करें वो वाले ब्लड प्रेशर कफ्स जो रिस्ट पे बनते हैं। वो बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। जो यहाँ आर्म पे, अपर आर्म पे बनते हैं, दे आर मच बेटर। सर थोड़ा सा डिस्कशन को शिफ्ट करेंगे ना। आपने नॉर्मली लफ्ज़ क्या, आपको तो रोज़ाना इन्हीं लफ्ज़ों से पाला पड़ता होगा, और आम आवाम को भी लगता है कि शायद कोलेस्ट्रॉल और HDL और LDL, और शायद बहुत कम लोगों को एक दूसरा मेजरमेंट का ApoB बहुत कम लोगों को पता है। मैं कल इसके बारे में पढ़ रहा था। सो कोलेस्ट्रॉल, HDL, ये जो हम लेबॉर्ट्री में टेस्ट करने जाए उसमें ये सारी टर्मिनो, ट्राइग्लिसराइड्स, VLDL, ये क्या बलाएं हैं? इसका इन टेस्ट से आपको क्या पता चलता है कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन द आर्टरीज या द हार्ट इटसेल्फ? बिल्कुल ठीक। तो देखो, जो नॉर्मली आप कोलेस्ट्रॉल करवाते हैं ना, तो वो 4 कंपोनेंट से बना होता है। 3 उनमें से लेट्स से बुरे हैं और एक कंपोनेंट उसमें अच्छा है। जो 3 बुरे हैं उसके अंदर VDL जो सबसे बुरा है, जो कि LDL सबसे बुरा है जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स है। VLDL उसके बाद आता है जो वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स है, और फिर ट्राइग्लिसराइड्स हैं जिनका वो डिफरेंट चीज़ है। एंड देन HDL आप एक देखते हो जो कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं, और दे आर कंसिडर्ड द गुड कोलेस्ट्रॉल, गुड गाइस, यस। तो अब सबसे बुरा तो LDL है, और इसका लेवल एक सर्टेन लेवल, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा अगर आप पूछें रिसर्च किस पे हुई है कि कौन सा इन चारों में से कौन सा एक ऐसा है जो अकेला ही सब पे भारी है, तो वो तो LDL है। अगर आपका LDL एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा है तो ये बड़ा क्लियर रिस्क फैक्टर है कि आपको आगे हार्ट डिजीज़ हो सकती है। अब जो बाकी दो हैं वो अगेन वो भी इंपॉर्टेंट है। ट्राइग्लिसराइड का ज़्यादातर ताल्लुक कार्ब से और डायबिटीज़ से है, जिसमें वो भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन LDL का नीचे होना बड़ा ज़रूरी है। LDL, ये बुरे कोलेस्ट्रॉल नीचे रखने के क्या तरीके हैं? ऑब्वियसली एक जंक फूड से अवॉइड करना है, अगेन रेड मीट, घी, इनको अवॉइड करें, और एक्सरसाइज मामूल बनाएं। जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, जो HDL है, उसको ऊपर करने के लिए एक तो कुछ खुराकें, और जो लोग पढ़ते हैं और मुझसे आगे पूछते हैं कि जी फ़िश कौन सी खाएं, तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में वो वाली फ़िश अवेलेबल नहीं है जो पर्टिकुलरली HDL को ऊपर करने का सबब बन सकती हैं। और वो कौन सी फ़िश हैं? वो सैल्मन है, मैक्रेल है, टूना है। टूना के कैंस बाहर अवेलेबल हैं किसी अच्छे सुपर स्टोर में, तो वो आप हफ्ते में 1 आधा कंज्यूम कर लें, 1 से 2, तो वो भी अच्छा है। और फिर नट्स में जो वॉलनट्स हैं, वो बड़ा अच्छा सोर्स है HDL को इंक्रीज़ करने का। और दूसरे नंबर पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो एक्सरसाइज है। डेली रेगुलर एक्सरसाइज आपका HDL इम्प्रूव कर सकती है। अगर आपका HDL लेवल अच्छा है, 40 से अबव है, तो ये एक बड़ा क्लियर प्रिवेंटिव मेजर है जो आप ले सकते हैं अपनी बॉडी के लिए, ताकि उसको स्ट्रोक और हार्ट अटैक दोनों ही होने के चांसेस कम हो। सर, ये हम लफ्ज़ सुनते हैं ना कि माइल्ड हार्ट अटैक और स्ट्रोक हो गया और मेजर हार्ट अटैक, ये बेसिकली किस तरह, मतलब कि आप ये टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ कर सकते हैं कि यार इसको स्ट्रोक हो गया, इसको मेजर हार्ट अटैक हो गया, इसका था वो माइनर सा था, हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम? बिल्कुल ठीक। तो एक चीज़ जो समझने की ये है वो ये कि जो दिल की रगें, दिमाग की रगें और टांगों की रगें, गुर्दों वगैरह की रगें जो हैं, इनका बेसिक फाइबर एक ही है।
तो इन सब में एक ही तरह और एक ही वक्त में कोलेस्ट्रॉल अमूमन जम रहा होता है। यानी अगर किसी इंसान को हार्ट अटैक हुआ है, यानी उसकी दिल की रगों में बीमारी है, तो 95% प्रोबेबिलिटीज़ कि इसके सारे वैस्कुलर बेड्स यानी उसके दिमाग की रगों में भी बीमारी है, टांगों की रगों में भी बीमारी है। एक तो ये। अब आपका जो क्वेश्चन है कि छोटा हार्ट अटैक, बड़ा हार्ट अटैक, छोटा फालिज, बड़ा फालिज, जो अमूमन छोटा फालिज हम जिसको कहते हैं उसको TIA कहते हैं, ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक, जो कि 24 घंटे सिम्टम्स रहते हैं एंड देन दे रिकवर। बड़ा हार्ट अटैक हम अमूमन 24 घंटे से एक हफ्ते से ज़्यादा अगर सिम्टम्स रहें उसको फालिज का बड़ा अटैक कहते हैं। हार्ट अटैक में भी इसी तरह छोटा हार्ट अटैक अमूमन या एंजाइना का मसला किनको कहते हैं कि जिनको कुछ आधे घंटे से कम दर्द हो उसको एंजाइना कहते हैं। अगर छोटा हार्ट अटैक जिसको अमूमन कहा जाता है वो ये कि हार्ट का बड़ा कम पट्टा मुतासिर हो, और बड़ा हार्ट अटैक वो होता है जिसमें एक मेजर रग कम्प्लीटली 100% कट ऑफ हो जाए, तो उसका एरिया कम्प्लीटली डेड होना शुरू हो जाता है विद इन हाफ एन आवर। अब डिपेंडिंग ऑन के पेशेंट कितनी देर तक हॉस्पिटल पहुंचा, उसको फर्स्ट एड कितनी देर में मिली, और कितनी जल्दी उसको जो डेफिनेटिव थेरेपी है जिसमें या एंजियोप्लास्टी है या दवाई दी जाती है जिससे क्लॉट तोड़ा जाता है, वो कितनी जल्दी उसको मिल गया। जब तक नहीं मिलता तब तक परमानेंट डैमेज चल रहा होता है, और परमानेंट डैमेज मीन्स परमानेंट, वो इररिवर्सिबल, वो वापस नहीं आता है अनफॉर्चुनेटली। सर जिस तरह सर एक चीज़ मैंने नोट की है, पाकिस्तान में एक बहुत अजीब कल्चर है। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हो ना और आप अपने रेगुलर चेकअप्स कराते हो, तो आपको यार दोस्त भी कह रहे होते हैं यार तुम पागल हो, वैसे ही तुम वहमी हो गए हो, अपने रेगुलर चेकअप्स करा रहे हो। बड़े भी कहते हैं यार तुम तो सही सलामत हो, देखो 30 साल की उम्र में कौन अपने एनुअल या बाई एनुअल चेक्स कराता है। तो और जबकि आपने कहा कि यार हार्ट अटैक के मसले और कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के जितने भी मसले हैं वो 30 ईयर्स ओल्ड में भी आ रहे हैं। तो पाकिस्तान में जबकि एक बुरी न्यूज़ ये भी जो आपने हम बात कर रहे थे उस पर कि नॉर्मली हम एशियन का, साउथ एशियन का, पाकिस्तान, इंडियन, बांग्लादेश के लोग जो हैं उनमें 3 to 4 टाइम्स हायर है रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ कंपेयर टू द अमेरिकन काउंटर पार्ट्स। तो हम में ज़्यादा भी है, हमारी खुराकें भी अनफॉर्चुनेटली अजीब सी हैं, अनहेल्दी हैं, ऊपर से हम जो हैं इस चीज़ को भी बुरा समझते हैं कि यंग एज में अपनी टेक केयर कर लें बाय रेगुलर चेकअप्स। आपको क्या लगता है एज एन एक्सपर्ट, आप क्या रिकमेंड करेंगे कि लोगों को, जवानों को ख़ासकर, अपने दिल का या और भी जिस तरह कैंसर भी हैं और सारी डिजीज़ भी हैं, कब से उनको अपने रूटीन चेकअप स्टार्ट करने चाहिए और इसमें कोई भी शर्म नहीं करनी चाहिए? लोग जो भी कर, इवेंचुअली देखें आपने ही सफ़र करना है, आपने ही बेड पर जाना है, आपकी फैमिली ने सफ़र होना है, कोई और साथ नहीं होगा। हाँ, यही लोग जो आपको अभी कह रहे हैं कि यार तुम तो अभी जवान हो, अब तुम वैसे ही वहमी हो, क्यों टेस्ट करा रहे हो? तो आपकी क्या सजेशन है और कार्डियोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट्स की क्या सजेशन है कि वो अपनी रेगुलर चेकअप्स कब से कराना शुरू करें और कौन कौन सी ऐसी हैं जो कि उनको लाजमी करानी चाहिए? बिल्कुल सही। सो व्हाट आर दे? अच्छा, तो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन। तो एक चीज़ जो सबको समझनी चाहिए कि चाहे हम हैं, चाहे कॉकेजियन या गोरे हैं, या कोई भी दुनिया की पॉपुलेशन है, जो कोलेस्ट्रॉल का रगों पे जमने का प्रोसेस है या प्लैक फॉर्मेशन है, वो आपके टीनेज ईयर से शुरू हो जाता है। वो लाइक योर्स 11, 12, 13, 14 से। बिल्कुल, दैट इज डिजीज़ प्रोसेस तब से शुरू हो गया। अगर आप 30 ईयर्स की एज में भी आ रहे पहली दफ़ा अपना चेकअप करवाने तो यू आर ऑलरेडी लेट। अगर आपने तब तक अपना कोलेस्ट्रॉल चेक नहीं करवाया, अपना शुगर चेक नहीं करवाया, तो शायद डिजीज़ पहले आ चुकी हुई है, अब आप पहले ही लेट हैं। तो एक तो ये कि इसमें सूनर द बेटर। अगर आपकी तो दूसरी पर हमने बात की कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन जो है, जो हम साउथ ईस्ट एशियंस हैं, हमारे में अक्सरियत लोगों की फैमिली हिस्ट्रीज ऐसी हैं कि सब में किसी के पेरेंट्स को, भाई बहनों को, फर्स्ट कजन्स को, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को हार्ट अटैक्स हुए में बिफोर द एज ऑफ 40। इन लोगों को तो बहुत अर्ली एज में आना चाहिए। स्पेशली मैं तो हम एक्चुअली कुछ इस्लामाबाद के स्कूल में एक्चुअली ये रिसेंटली ड्राइव भी आई थी कि इन्होंने टीनेज ईयर्स के बच्चों को के कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी चेक करने शुरू किए थे और दे फाउंड देम टू बी वेरी हाई। अब जो नई रिकमेंडेशंस हैं, नॉट एक्चुअली इतनी भी नई नहीं है, अब तो 2-3 साल पुरानी हो गई हैं, कि यंग बच्चे जो टीनेज ईयर्स में, उनको भी स्टैटिन्स यानी जो कोलेस्ट्रॉल की गोलियां हैं आप बिल्कुल सेफली दे सकते हैं अगर उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल एक ख़ास हद से ज़्यादा है। ये लेवल्स उनके लिए जो
हार्ट डिजीज़ के पेशेंट्स हैं उनकी निस्बत ज़रा जनरस हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा उनका लेवल ज़रा हाई पे हम उनको मेडिसिन शुरू करते हैं, लेकिन उनको शुरू की भी जा सकती है और उसके उनमें बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये वो टाइम है जब डिजीज़ अपनी रूट्स बना रही है। जब रूट्स बन जाएं उसके बाद जब जो भी आप करेंगे रूट्स आ चुकी हैं, फिर आप सिर्फ डैमेज कंट्रोल में ही हैं। जबकि अगर आप रूट ही नहीं आने देते तो आप एक्चुअली डिजीज़ को प्रिवेंट कर रहे हैं। अगर 30 साल की उम्र में आपके पास कोई बंदा आ रहा है और वो टेस्ट करा के आप उसकी प्लेग जो शरियानों में कोलेस्ट्रॉल वगैरह जम गया है, अगर वो यहाँ से टेक केयर शुरू कर दे तो क्या ये रिवर्स हो जाता है, ये यहाँ रुक जाता है? अगर वो अपनी डाइट और एक्सरसाइज सारी चीज़ें सही कर ले यंग एज में, तो वो रिवर्स होना शुरू हो जाती हैं या रुक जाती हैं, मज़ीद नहीं बढ़ती? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आंसर ये है कि कोई भी चीज़ रिवर्स नहीं हो सकती। एक दफ़ा जब कोलेस्ट्रॉल आ गया इट कैन नॉट बी रिवर्स। आप सिर्फ मैक्सिमम ये कर सकते हैं कि उसको रोकने की कोशिश कर सकते हैं या स्लो डाउन कर सकते हैं। जिस तरह मैंने कहा कि रूट्स एक दफ़ा पड़ गई हैं फिर तो चीज़ चल पड़ी है, अब आपने रोकना है, अच्छे टाइम पे रोक लेंगे तो यूल बी गुड। एक टेस्ट इसका है कैल्शियम स्कोर हम करते हैं जिसमें हम अगेन देख सकते हैं कि आगे क्या रिस्क कितना है, कोलेस्ट्रॉल कितना बड़ा मेजर प्लेयर है इस पेशेंट के अंदर और कितना एग्रेसिवली हमने कोलेस्ट्रॉल नीचे करना है। इसके तो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, ये तो आप अपने डॉक्टर से मशवरा करके। लेकिन जो आपका क्वेश्चन था उसका आंसर अगर एक लाइन में देना हो कि इट्स नेवर टू अर्ली। जब टीन एज ईयर्स में अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो आपको लाजमी अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करवाएं, अपना शुगर कंट्रोल फास्टिंग शुगर लेवल्स चेक करवाएं और अपना BMI चेक करवाएं और अपना बॉडी फैट लेवल चेक करवाएं, जो कि वो कर लेते हैं आराम से, कोई इतना बड़ा इशू नहीं। ये 3-4 चीज़ें अगर आप अपने चेक में रखते हैं, लेट्स से कि ये सब ठीक आती हैं, तो बेशक आप अगले 5 साल ना चेक करवाएं, लेकिन जितना जल्दी पहला आपका स्टेप आ जाएगा आप उतना ही आगे हो जाएंगे गेम में इस डिज़ीज़ से। और ये जैसा मैंने कहा कि ये डिज़ीज़ अकेली नहीं आती है, हार्ट डिज़ीज़ अकेली नहीं आती है। 95% चांसेस आर कि अगर आपको हार्ट डिज़ीज़ है तो आपको स्ट्रोक का भी रिस्क है, आपकी टांगों जिसको पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ कहते हैं, टांगों की रगों में बीमारी का इशू है, गुर्दों की रगों में बीमारी आ जाएगी। तो इसलिए ये सब इकट्ठा आ रहा है। तो आपने इसको बहुत जितना जल्दी चेक कर लें। अगर आपको नहीं मसला तो वेल एंड गुड, एक ब्लड टेस्ट ही था ना, और एक डॉक्टर चेकअप है कितना 2,500-3 हज़ार, इतना तो आप मैकडॉनल्ड्स में जाते हैं या कहीं बुफे खाने जाते हैं उससे ज़्यादा दे के आ जाते हैं। तो एक दफ़ा आप ज़रा डॉक्टर को भी दिखा लें, थोड़े से ब्लड टेस्ट जनरल करवा लें, दिल टेल यू वेयर यू लाई। और अपने साथ साथ अपने बच्चों का भी, अगर आप 50s में हैं और आपके बच्चे टीन एज ईयर्स में हैं या 20s में है तो उनको भी अपने साथ ही लेके जाएं और एक ही दफ़ा सारी फैमिली अपना चेक करवा लें। और इवन अगर आप प्री डिस्पोज्ड हैं भी, अगर आपकी हिस्ट्री है भी नहीं, तो आपको चेकअप्स रेगुलर कराने चाहिए। एटलीस्ट जो आपका बेजल चेक है, जो पहला चेक है, वो तो आपका जल्दी होना चाहिए। उसके अंदर ये सारे ब्लड टेस्ट चेक हो जाएंगे कि आपका कोलेस्ट्रॉल कैसा रह रहा है, तो दैट विल शो कि आपकी टेंडेंसी किस तरफ है। कि अगर आपकी टीनेज एरिया में LDL आपका आसमान पे गया हुआ है तो दैट मीन्स कि आपको तो फ्रीक्वेंट चेक्स की ज़रूरत है। जबकि अगर आप अच्छे एथलेटिक बिल्ड के हैं, खाने में भी ध्यान रखते हैं, फैमिली हिस्ट्री भी नहीं है, LDL लेवल बड़े विद इन रीजनेबल लिमिट्स हैं, तो बेशक अगले 5 साल आप ना चेक करवाएं। अच्छा, एक मिसकंसेप्शन भी है जो मैंने सुनी है एंड आई रियली डोंट नो हाउ ट्रू इज़ दैट। यार ये डॉक्टर वैसे ही 10 किस्म के टेस्ट लिख देते हैं, बस इनको अपना कमीशन बनाना होता है। मे बी ये प्रैक्टिस होती हो छोटे क्लिनिक्स और छोटे अस्पताल में, बट इफ़ यू टॉक अबाउट लाइक हॉस्पिटल्स लाइक यू आर इन शिफा हॉस्पिटल, जो कि इस्लामाबाद का मेरे ख्याल में बड़ा हॉस्पिटल है और बड़ा लेटेस्ट एंड कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, क्योंकि मैंने अपना जो अपेंडिक्स का था वहीं से करवाया था, तो आई नो फर्स्ट हैंड कि आपके ऑपरेशन थिएटर कैसे हैं, बड़ा फ्यूचरिस्टिक माहौल होता है। और देन आगा खान आपका हो गया। इफ़ यू कम टू दीज बिग हॉस्पिटल्स, तो अगर डॉक्टर आपको टेस्ट लिखते भी हैं, ज़्यादा भी अगर लिख दिए, तो कोई खतरे वाली बात तो नहीं है कि आप यू आर जस्ट मेकिंग मनी आउट ऑफ दीज लैब्स? प्लीज क्लेरिफाई दिस मिसकंसेप्शन। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो बंदा हर एक के लिए तो नहीं, आई कैन नॉट स्पीक फॉर एवरीवन, कि जो आपने बात कही है बिल्कुल ठीक, जिस तरह आपने एक्चुअली पुट किया क्वेश्चन, इसका आंसर भी यही है कि हर जगह की तो गारंटी नहीं दे सकते। आई एम श्योर कि कई जगहों पे देयर ऑलवेज ब्लैक शीप एवरीवेयर जो कि फजूल में टेस्ट कर रही हैं उनके, लेकिन उनकी वजह से जो मेजॉरिटी डॉक्टर्स हैं आप उनको उस एक ही कैटेगरी में मत डालें। क्यों कि अक्सरियत डॉक्टर्स को आई कैन टेल यू फॉर श्योर कि शेयर नहीं मिलता है
कोई भी आपको टेस्ट करवाने से। प्लस टेस्ट अगर कोई आपको कह रहा है जी इसी पर्टिकुलर जगह से करवाएं ये वो तो और बात है। अगर कोई बस ये कह रहा है जी ये चेक करवा के हमें दिखा दें, तो दुनिया में अब हर जगह से तो नहीं उसका काउंटर चल रहा कि जी उसको आगे पैसे आ रहे हैं। तो एक तो ये है, तो थोड़ा सा आपको डॉक्टर पे एतबार करना चाहिए, ख़ास तौर पे अगर आपका अरसे से चल रहा है वो डॉक्टर। एक चीज़। दूसरी चीज़ जो मैं अपनी साइड से बताना चाहता हूँ डॉक्टर्स के पर्सपेक्टिव से, कि आप किसी को टेस्ट लिखते हैं, वो टेस्ट लेकर वापस आता है, कहीं से भी लाता है, तो आप उनको कहते हैं जी सारे टेस्ट नॉर्मल हैं। इतने डिसअपॉइंटेड होते हैं कि जी सारे टेस्ट ठीक किस तरह आ गए, 20,000 लग भी गए और सारे टेस्ट भी ठीक आ गए। भाई मैं आपको खुश मुबारक हो कि सारे ठीक आए, वो उनके शक्लों पे कोई खुशी होती नहीं कि इतने 20,000 भी लग गए और कोई निकला भी नहीं। तो मैं यही कहता हूँ कि यार मतलब ये खुशी का मुकाम है कि भाई शुक्र है सब कुछ ठीक चल रहा है। जबकि लेकिन उसके बाद वो कहते हैं चलो ये तो डॉक्टर टेस्ट बड़े करवाता है, जबकि अगर आप जाएंगी 2-2 साल के बाद किसी के पास, तो उसने अब आपको ब्लड प्रेशर का भी इशू चल रहा है। 1/3 जो ब्लड प्रेशर के मरीज उनको शुगर भी होती है, उनको शुगर भी है, तो अब इस बंदे के गुर्दों का टेस्ट भी होगा, इस बंदे का कोलेस्ट्रॉल भी चेक होना है, इस बंदे का जो 3 मंथ का एवरेज शुगर है वो भी चेक होनी है, इस बंदे के लिवर फंक्शन भी चेक होने हैं क्योंकि इसको कोलेस्ट्रॉल की गोली चल रही है। अगर आप 3-4 साल बाद जा रहे हैं, अगर कोई डॉक्टर आपको हर महीने के बाद इतने टेस्ट करवा रहा है, दैट इज़ डिफरेंट। या हर 3 महीने के बाद कहता है जी शुरू से लेकर एंड तक करवाएं, दैट इज़ डिफरेंट। लेकिन अगर कोई डॉक्टर आपको ईयरली चेकअप में 5-6 ये मेजर ऑर्गन्स आपके चेक कर लेता है इन ब्लड टेस्ट के साथ, तो आई डोंट थिंक दैट्स अ बैड डील एट ऑल। ऑल्दो कि कोलेस्ट्रॉल और लिवर फंक्शन की बड़ी रीजनेबल गाइडलाइंस हैं कि आपको एक दफ़ा अगर किसी एक पर्टिकुलर मेडिसिन पे किसी का कोलेस्ट्रॉल रीजनेबल चल रहा है, तो आपको 2-3 साल तक इस तरह बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात ये कि डॉक्टर है कोई, उसको वही तो उसको अंदर से सिस्टम्स या कोई तो नहीं है कि उसको डायग्नोस करना है भाई। डायग्नोसिस कोई वो अंदरूनी इल्म तो नहीं है डॉक्टर को आपके, वो तो टेस्ट से ही पता चलने हैं। जब तक टेस्ट का डेटा नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा, तो हाउ द डॉक्टर विल नो कि इसका इलाज क्या करना है। बिल्कुल सही, एग्जैक्टली सर। बिकॉज आपकी भी अपॉइंटमेंट है और आपको भी जाना है। आई हैव वन लास्ट क्वेश्चन बिफोर आई दिस रैप इट अप। और मैं समझता हूँ सर मैं आपको दोबारा बुलाऊंगा, मैं आपको दोबारा तकलीफ दूंगा। आप शॉर्ट नोटिस में आए हैं, लेकिन अगली दफ़ा की बैठक जो है ना हमारी लंबी होगी और हम मज़ीद चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बट बिफोर आई रैप अप दिस पॉडकास्ट ना, कैन यू टेल मी कि जो बिफोर किसी को हार्ट अटैक हुआ हो, आफ्टर हार्ट अटैक हो जाए, उस बंदे की ज़िंदगी कैसे बदल जाती है? तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यार। इसका आंसर इज़ के साइकोलॉजिकली हाँ बिल्कुल उसी पे मैं आ रहा हूँ कि साइकोलॉजिकली एक तो पेशेंट है और एक उसकी फैमिली है, तो दोनों की ज़िंदगी बदल जाती है स्पेशली। और अनफॉर्चुनेटली ये मसला ज़्यादा आता है मेन ब्रेड विनर पे, जो घर का मेन कमाने वाला है ना, ये अक्सर मर्द ही होता है अक्सर दफ़ा। आई डोंट वांट टू साउंड सेक्सिस्ट के वो कहेंगे जी फीमेल्स भी तो होती हैं। हाँ पाकिस्तान में अक्सरियत मेल्स ही है और ज़्यादातर हार्ट अटैक अमूमन मेल को ही होता है पाकिस्तान में। एक तो पेशेंट की साइकोलॉजी, एक फैमिलीज़ की है। बाहर के मुल्कों में भी ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। किसी एक हेल्दी इंडिविजुअल को आप बता दें कि जी आपको हार्ट अटैक हो गया है, मैं या आप ही हूँ खुदा ना खास्ता, आप खुद सोचें कि आपकी तो सारी ज़िंदगी का आउटलुक ही बदल जाता है कि यार मैं तो इतना ये था वो था। आप हर चीज़ से डरने लग जाते हैं कि पता नहीं इससे ना हो जाए, इससे ना हो जाए। इन सब चीज़ों के लिए एक चीज़ जो कि बहुत अच्छी है और बाहर के मुल्कों में हर हार्ट अटैक के पेशेंट को करवाई जाती है, वो तो है कार्डियक रीहैब। कार्डियक रिहेबिलिटेशन में डाला जाता है आफ्टर अबाउट अ मंथ ऑफ हार्ट अटैक। उसमें क्या होता है कि वो ना सिर्फ आपको डे टू डे रूटीन की चीज़ों के बारे में बताते हैं, एजुकेट करते हैं, आपको अपने सामने वॉक करवाते हैं, एक्सरसाइजेस करवाते हैं, एजुकेट करते हैं, प्लस आपकी जितनी एप्रीहेंशंस हैं उनको डे टू डे बेसिस पे आपके साथ एक फ्रेंडली लेवल पे होकर उसको सॉर्ट आउट करते हैं। डॉक्टर जितना भी अच्छा है, जितना भी आपको टाइम दे रहा है, वो कनेक्शन नहीं बना सकता आपका जो एक ऐसा बंदा बना रहा है जो रोज़ आपको मिल रहा है फॉर 30 days इन अ रो, जो आपको रोज़ मिल रहा है, आपके साथ बैठ रहा है और पूछ रहा है क्या चल रहा है, फैमिली भी आ रही है। एक तो उसका ये कार्डियक रिहैब की फैसिलिटी पाकिस्तान में बड़ी इजीली अवेलेबल है। अब बहुत फिजियोथेरेपिस्ट निकल रहे हैं हु आर वेरी वेल एजुकेटेड एंड ट्रेंड इन कार्डियक रिहैब। एक तो इसको ये अंडर यूटिलाइज है, इसको ज़्यादा यूटिलाइज होना चाहिए और सारे मेजर हॉस्पिटल्स में है। एक चीज़। दूसरी चीज़, जब ये खुदा न खासा किसी फैमिली के साथ हो गया और कि मेजर जो ब्रेड विनर है उसके साथ हार्ट अटैक हो गया, तो उनको मैं यही बताता हूँ कि यार पहला 1 महीना तो आप रेस्ट करते हैं,
जो हार्ट की रिकवरी है वो अमूमन पहले महीने में कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद जितनी जल्दी आप नॉर्मल रूटीन लाइफ में आएँ वो आपके लिए बेहतर है। यहाँ पे क्या करते हैं वो फादर जी बिज़नेस करते हैं, वो उनके बच्चे अगली दफ़ा आ जाते हैं 2 हफ्ते के बाद जो विज़िट होता है ना, हम तो इनको कह रहे हैं इन्होंने जॉब बिल्कुल बिज़नेस बस रैप अप कर दें, घर पे बैठा करें। अब वो बंदे की एज मुश्किल से 60 साल है और वो फुली एक्टिव बंदा है, आप तो उसको मज़ीद डिप्रेशन में भेज देंगे घर पे बिठा के। घर पे बैठ के वो करेगा क्या? सारा दिन या बैठ के पढ़ता रहेगा कि हार्ट अटैक और किस तरह हो सकता है और क्या बीमारियाँ हो सकती हैं, या वो बैठ के एक्सरसाइज भी नहीं करेगा और सिर्फ गम में ही रहेगा कि यार अब तो हार्ट अटैक हो गया, ज़िंदगी ख़त्म, बस अब तो ऊपर अल्लाह जाके तैयारी करें। इसकी बजाय आफ्टर अबाउट अ मंथ ऑफ रेस्ट आप जितना जल्दी इनको डेली रूटीन लाइफ में वापस लाएं वो उनके लिए बेहतर है। तो ये फैमिलीज़ को मैं बहुत सख्ती से कहता हूँ कि मत ज़्यादा रोका करें लोगों को वापस रूटीन लाइफ में जाने से। अगर कोई बंदा वापस काम पे जाना चाहता है आफ्टर अबाउट अ मंथ 2 वीक्स के रेस्ट के बाद आप थोड़ा बहुत ऑफिस वर्क शुरू कर सकते हैं। एंड अबाउट 4 वीक्स जितना जल्दी आप रूटीन लाइफ में आएंगे आपका दिमाग उतना ही जल्दी इससे उतरेगा, क्योंकि जिस तरह हमने शुरू में बात की है स्ट्रेस का बहुत क्लियर रोल है हार्ट की रिकवरी ना होने में। तो अगर एक बंदा गम में बैठा है, हर वक्त सोच रहा है, स्ट्रेस हार्मोन्स के बड़े में है, तो आप एक्चुअली उसको कोई फेवर नहीं कर रहे उसके हार्ट के लिए उसको घर पे बिठा के। तो एक तो ये, और आखिरी चीज़ जो फैमिली के लिए समझने वाली बात ये है कि जितना अगर तो देखो कुछ हार्ट अटैक्स ना फेटल तो नहीं होते जो कि खुदा न खास्ता डेथ हो जाए पेशेंट की, लेकिन इतने होते कि क्रिपल हो जाता पेशेंट के ही कैन नॉट इवन वॉक, वो थोड़ा चलता है तो सांस चढ़ जाता है। उन पेशेंट्स के अंदर तो कई दफ़ा फैमिलीज़ कैन नॉट स्टैंड इट। वो एक ही ब्रेड विनर था, वही घर खाना ला रहा था, उसमें तो शायद स्टेट को थोड़ा बहुत रोल प्ले करना चाहिए उनकी हेल्प करने के लिए। लेकिन जो मेजॉरिटी हार्ट अटैक्स हैं, जो सर्वाइवर्स हैं वो आर डूइंग प्रीटी वेल, उनको फैमिली को चाहिए कि उनके ऊपर एक्सेसिव बर्डन मत डालें। यहाँ पे मैं देखता हूँ लोग बहुत प्यार करते हैं अपने बड़ों से, विच इज़ समथिंग विच इज़ मिसिंग इन द वेस्ट में तो 18 साल का बच्चा होता है गायब, आप खुद ही पाल रहे हैं। और यहाँ पे लोग हमेशा जॉइंट फैमिली सिस्टम्स हैं, बच्चे शादियों के बाद भी माँ बाप के साथ रह रहे हैं, तो उनकी बहुत क्लोज अटैचमेंट है एंड वो अपनी तरफ से हर वो काम करते हैं कि इनको दोबारा ये मसला ना हो। और उनके ख्याल में जो सबसे बड़ी चीज़ निकाल दें आप वो काम है, और दूसरी बड़ी चीज़ कि जी बाहर भी जाना रोक दो इसका, और तीसरी बड़ी चीज़ उसका बाहर का खाना बंद कर देते हैं। अब वो बंदा बेचारा एक तरफ एक दिन पहले तक वो जॉब भी कर रहा था, इंडिपेंडेंट था, घर का डिसीजन मेकर था और बाहर दोस्तों का खाने भी खा रहा था। एक तो उसको हार्ट अटैक हो गया, उसका लेदर ट्रॉमा है। दूसरा आपने उसके खाने बंद कर दिए, आपका मिलना मिलाना बंद कर दिया, काम बंद कर दिया, घर पे वो बैठा है दीवारें देख रहा है। इस तरह बिल्कुल एक्सट्रीम पे ले जाते हैं वो पेशेंट, बिल्कुल जो है ना ज़िंदगी की छोड़ देता है। वो आते हैं मेरे पास विद इन 4 वीक 6-8 किलो वज़न कम हुआ होता है उनका, क्योंकि वो इतने गम में होते हैं कि यार ये पता नहीं मेरे साथ हो क्या गया, अब तो बस ऊपर जाने की तैयारी करनी पड़ेगी कि इधर तो काम ख़त्म हो गया ना, मैं बाहर जा रहा हूँ। और बच्चे ओवरली पोजेसिव हुए होते हैं कि जी ये भी नहीं करना वो भी नहीं करना, और इसमें एक्चुअली दे आर हार्मिंग देम। तो मेरा ख्याल है इस सब का आंसर इज़ कि समवेयर इन द मिडल, कि जो एक्सट्रीम पोजीशंस थी, आप रात 10-10 बजे तक काम कर रहे थे, उससे पीछे आ जाएं कि आपका 8 से 10 घंटे का रेस्ट हो, 2-3 घंटे घर में ज़रा एंजॉय करें, बच्चों से बातें करें, और वो जो अगर बहुत स्ट्रेसफुल काम है उससे पीछे आ जाएं। बहुत फिज़िकली लेबोरियस काम है, जो मज़दूर हैं उनको, और बड़ा हार्ट अटैक हुआ उनको, तो मैं कहता हूँ कि अब आप मज़दूरी पे तो ना जाएं, छोटा मोटा कोई और काम कर सकते हैं उस किस्म पे आए। तो ये कुछ चीज़ें हैं, लेकिन अगेन एट द एंड ऑफ द डे जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है वो फैमिली ने बेयर करना है और पेशेंट ने खुद। लेकिन मेरे ख्याल में उसको थोड़ी हद तक हम नलिफाई कर सकते हैं अगर आप उसको जितनी जल्दी रूटीन लाइफ में अमेलगमेट कर सकें, उसके लिए बेहतर है। उसको रूटीन लाइफ से ज़्यादा देर दूर मत रखें, एक्चुअली वो उसके लिए ज़्यादा नुकसानदेह। वाओ सर, दैट वाज वेरी इंसाइटफुल एंड वेरी इन डेप्थ। असद भाई, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। और मैं उम्मीद करता हूँ जो हमारी ऑडियंस सुन रही है उन्होंने लाजमी इससे कुछ सीखा होगा, क्योंकि मैंने पर्सनली बहुत कुछ सीखा आज की पॉडकास्ट से, और शायद दिस वन वाज वन ऑफ द वेरी फ्यू पॉडकास्ट जो कि मैंने मतलब समझें कि 200% इन्जॉय किया खुद, बिकॉज द रीज़न
मैंने पर्सनली बहुत कुछ सीखा इससे एंड आई विल इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट दैट। और सर प्लीज़ आप दोबारा आइएगा बिकॉज देयर आर स्टिल अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन माय माइंड एंड आई थिंक कि हमें आपसे रेगुलरली, सर रेगुलर चेकअप्स नहीं होते तो हम चाहेंगे कि आप आते रहा करें हमारे पास। और एज़ यूजुअल अपने दोस्तों के साथ ये पॉडकास्ट ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हम देख रहे हैं कि सर आप लोग हमारी वीडियोस देख तो रहे हैं, तकरीबन सारे देख रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो काइंडली सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन गाइस।